हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक होगा थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री को अगर देखा जाए नीट या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको चार टॉपिक्स में, इस पूरे चैप्टर को, थर्मोकेमिस्ट्री को चार टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो चार टॉपिक हैं। पहला है इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, आज के लेक्चर का मेन टॉपिक यही है। सेकेंड, मैं लेक्चर बनाऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड रेस्पेक्टिव एंथैल्पी। बहुत तरह की रिएक्शंस होती हैं और जैसी रिएक्शन होगी वैसे एंथैल्पी का नाम होगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जिस तरह की रिएक्शन उस तरह की उस एंथैल्पी का नाम। फिर हम इसमें पढ़ेंगे हेस लॉ। हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं। जो चीज़ हम प्रैक्टिकली नहीं निकाल पाते हैं, हेस लॉ की मदद से उसको निकाल सकते हैं। खासकर एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ओके। और फोर्थ लास्ट टॉपिक होगा हमारा एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी। शुरू करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक इक्वेशन आई होगी और उसको अगर देखें तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है। ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई? फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का ही एक दूसरा फॉर्म है। यानी आप किसी सिस्टम पर अगर वर्क करेंगे, आप सिस्टम को हीट देंगे, तो हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी चेंज। यानी ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? बोलोगे, ये दोनों मिलकर इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। ठीक। और दूसरे केस में आप देख सकते हो कि मैंने W को उधर ट्रांसफर कर दिया है, तो उसकी दूसरी फॉर्म है ये है फर्स्ट लॉ। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात हमको समझनी है, वो ये कि W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी हम जो यूज करते हैं, ये क्या है? बोलोगे, इसको मैकेनिकल वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वर्क। और इसमें ये माइनस साइन हम क्यों यूज करते हैं? तो साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। देखो, केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जब सिस्टम एक्सपेंड करता है गैस की वजह से, तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है और ऐसे में वर्क नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन यही कहता है। अब ये बताओ कि मेरे को वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव चाहिए और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी V2, यानी फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है इनिशियल वॉल्यूम से। तो ये जो डेल्टा V होगा वो क्या होगा? V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि V2 बड़ा है V1 से। तो ये पॉजिटिव आएगा, प्रेशर पॉजिटिव होता है तो वर्क तो पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि वर्क क्या होना चाहिए? नेगेटिव, साइन कन्वेंशन की वजह से। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ क्यों लिखा गया है? केवल साइन कन्वेंशन फॉलो होता रहे, ये उसका जस्टिफिकेशन है नेगेटिव का। ठीक। तो वर्क की जगह आप माइनस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। ये मैकेनिकल वर्क है, कांस्टेंट प्रेशर पे किया गया वर्क जो गैस करती है एक्सपेंड होते समय। ठीक। तो मैं ये जो इक्वेशन लिखी गई है, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, W के बदले माइनस पी डेल्टा वी। इसी तरह से यहाँ भी मैं ये जो W है इससे माइनस पी डेल्टा वी लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं फर्स्ट लॉ के, वो समझाया आपको। आगे देखिए, इसमें इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये बताओ कि अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, जैसे मैंने कंटेनर लिया है, क्लोज कंटेनर, और उसमें वॉल्यूम चेंज अलाउ नहीं किया जा रहा है, उसके अंदर एक रिएक्शन कराई जा रही है, तो कंडीशन कैसी हो गई? कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। ठीक। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, यानी जो मैकेनिकल वर्क होना था पी डेल्टा वी से, वो तो होगा नहीं, वो तो जीरो होगा। तो इस हिसाब से फर्स्ट लॉ क्या कहेगी? भाई पी डेल्टा वी, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया ना, तो यानी कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U। और इस Q को हम एक नाम दे देंगे QV, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया गया हीट ट्रांसफर। और वो किसके बराबर होगा? डेल्टा U इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम में रहते हुए क्लोज कंटेनर में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उस वक्त जो हीट एक्सचेंज हमको मिलेगा वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर कोई प्रोसेस आप कांस्टेंट प्रेशर पे जब कराते हैं, प्रेशर कांस्टेंट जब रहता है, तो उस वक्त तो वर्क होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज होगा और वर्क होगा। तो इसका मतलब आप जब इस एक्सप्रेशन को लिखोगे तो यहाँ पे ये जो Q है उसको आप QP लिखेंगे। QP यानी कि
कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ट्रांसफर हुआ है, अब इस बात को समझो। हम लैब में दो तरीके से ही रिएक्शन कराते हैं, या तो क्लोज्ड वेसल रहता है जिसमें वॉल्यूम चेंज अलाउ नहीं होता, या फिर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन रहती है इसमें वॉल्यूम चेंज अलाउ होता है। मतलब अगर एक वेसल में मैंने पिस्टन लगा रखा है, पिस्टन ऊपर मूव कर सकता है, नीचे मूव कर सकता है, यानी उसके अंदर का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो पिस्टन लगा हुआ है और वो फ्रीली मूव कर रहा है, यानी वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन है। और मैंने पिस्टन को रिजिड कर दिया, यानी मूव नहीं करने दिया, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन बन जाएगी। तो याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में जो हीट ट्रांसफर होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज है, और कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में जो आपको हीट चेंज मिलेगा वो एंथैल्पी चेंज होगा। और साफ दिखाई दे रहा है कि वो इंटरनल एनर्जी चेंज के साथ साथ प्रेशर वॉल्यूम वर्क पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम मिलाकर क्या होता है, क्यूपी। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूं, ये जो डेल्टा वी है ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो जरा समझो इस चीज़ को यहाँ पे, कि जैसे मान लो ये क्यूपी को मैं डेल्टा एच लिख सकता हूँ, एंथैल्पी चेंज, मैं भी समझाऊंगा उसको। डेल्टा एच लिख सकता हूँ, तो डेल्टा यू और पी डेल्टा वी, ये डेल्टा वी जो है मैं बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। भाई अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा वी पॉजिटिव, और वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा वी नेगेटिव। तो उसी बेसिस पे डेल्टा एच डेल्टा यू से ज़्यादा या कम हो सकता है। मान लो अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो तुम देख रहे हो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो डेल्टा यू में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी, तब जाके डेल्टा एच के बराबर होगी। यानी ऐसे कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से क्या रहेगी, ज़्यादा। और इमेजिन करो कि यहीं पे अगर डेल्टा एच डेल्टा यू और पी डेल्टा वी, मान लो अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि डेल्टा वी नेगेटिव आएगा। और ऐसे में ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो डेल्टा यू में कुछ नेगेटिव वैल्यू को जब आप जोड़ रहे हो तब डेल्टा एच के बराबर हो रहा है, यानी डेल्टा यू बड़ा है, तभी तो उसमें से कुछ नेगेटिव गया तो वो डेल्टा एच के बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में डेल्टा एच से ज़्यादा या डेल्टा यू आएगा। ठीक, बात को समझो। वॉल्यूम बढ़ेगा, डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से ज़्यादा आएगी। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम आएगी। और वॉल्यूम चेंज अगर नहीं होगा तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर आएगा। ठीक, और समझते हैं इसको। देखो हमने एक सिस्टम लिया है, इस सिस्टम में ये U1 इसकी इंटरनल एनर्जी है इनिशियली, और उसका मान लो वॉल्यूम है V1। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप कुछ करते हो तो वॉल्यूम उसमें चेंज होता है, याद रखना। हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट इस सिस्टम को दे रहे हैं। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं तो दो काम होते हैं, एक तो उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा, अब चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा, तो चेंज हो गया वो U2 हो गया, और वॉल्यूम भी चेंज हो गया, वो हो गया V2। और ये जो जो प्रोसेस कराई गई है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराई गई है। ठीक, अब देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस प्रोसेस में कितना डेल्टा यू है, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है, तो यही कहोगे ना कि फाइनल वैल्यू U2 माइनस इनिशियल वैल्यू U1। और कितना वॉल्यूम चेंज है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब ये जो हमने अभी एक्सप्रेशन पढ़ा ये वाला, अगर मैं इसमें डेल्टा यू और डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से जो निकाली है हमने पुट कर दूं, तो ये डेल्टा यू के बदले आ गया U2 माइनस U1, डेल्टा वी के बदले आ गया V2 माइनस V1। थोड़ा इसको रीअरेंज कर देंगे तो U2 और ये PV2 साथ में आ जाएगा, और माइनस कॉमन लेके U1 और PV1 को यहाँ पे रख लेंगे। अब ये एक्सप्रेशन मुझे क्या बता रहा है कि ये एक पूरा का पूरा फंक्शन है U2 प्लस PV2, इसमें से माइनस हो रहा है U1 प्लस PV1। तो यानी कि मुझे ये समझना ज़रूरी है कि ये UPV पूरा ओवरऑल है क्या। देखो यहाँ पे U जो है वो इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और ये सारे के सारे स्टेट फंक्शंस हैं। स्टेट फंक्शन यानी कि जो इस बात पे डिपेंड करें कि जो सिस्टम था वो किस स्टेट में था, और प्रोसेस होने के बाद वो किस स्टेट में गया। प्रोसेस कैसे हुई इससे नहीं मतलब है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर जो डिपेंड करे, जो पाथ पे डिपेंड ना करे, जो प्रोसेस पे डिपेंड ना करे, वो वेरिएबल स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। और ये सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं, इनको केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है, इनके चेंजेस को। ठीक,
तो अब इस हिसाब से ये एक स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, तो ये जो पूरा ओवरऑल u प्लस पी वी आ रहा है, दिस मस्ट ऑल्सो बी स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन होना चाहिए। तो हमने इसको एक नाम दे दिया, u प्लस पी वी को हमने नाम दे दिया h। इसे हमने कह दिया हीट कंटेंट या एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ठीक, हीट कंटेंट एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। U क्या था? इंटरनल एनर्जी। जब आप उसमें प्रेशर वॉल्यूम को भी कंसिडर करेंगे, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वो दोनों मिलाकर क्या आएगा? H, यानी एंथैल्पी। ठीक, अब सुनो, जैसे पहला वाला हमारा जो सिस्टम है, मान लो ये इसकी एंथैल्पी है H1 और दूसरा जो सिस्टम फाइनली हो गया वो H2 हो गई इसकी एंथैल्पी। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इसकी जगह तो हम H2 लिख सकते हैं ना, और ये जो U1 PV1 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं H1, तो H2 माइनस H1 मैं लिख सकता हूं, है ना। और वो किसके बराबर आएगा? QP के बराबर आएगा, ये आ रहा है QP के बराबर। और इसको हम डेल्टा H कह सकते हैं, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी इसका मतलब कि फाइनल एंथैल्पी कितनी है सिस्टम की और इनिशियल एंथैल्पी कितनी है, उसका डिफरेंस है चेंज इन एंथैल्पी। अब एक बात समझने वाली है, देखो, हम कभी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की और एंथैल्पी की नहीं निकाल सकते। मतलब मैं U1 और H1 की वैल्यू नहीं निकाल सकता, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बट इंटरनल एनर्जी U1 H1 आप सिस्टम की नहीं निकाल सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू। और आप U2 और H2 भी नहीं निकाल सकते, लेकिन प्रोसेस में जो डेल्टा H और डेल्टा U होगा वो निकाल सकते हैं। बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुनो, मान लो मैं एक क्लोज कंटेनर में रिएक्शन करा रहा हूँ, उसमें मैंने रिएक्टेंट्स जो यूज़ किए हैं उनकी ओवरऑल टोटल इंटरनल एनर्जी मुझको नहीं पता। ठीक, अब रिएक्शन हुई उनके बीच में तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। रिएक्शन होगी तो या तो एंडोथर्मिक होगी या तो एक्सोथर्मिक होगी, या तो एनर्जी निकलेगी या तो एनर्जी लगेगी, यही होगा। तो हम उस जो भी रिएक्शन हुई है उसके एनर्जी ट्रांसफर की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस वहां क्रिएट होगा, उसको हम थर्मामीटर से मेजर करेंगे। और टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करने के बाद कितना हीट वहां से ट्रांसफर हुआ है, रिएक्शन से निकला है या रिएक्शन में लगा है, वो मालूम चल जाएगा। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी की मुझे नहीं पता, फाइनल मुझे नहीं पता, बट प्रोसेस के दौरान जो चेंज आया वो हम मालूम कर सकते हैं। याद रखना, हम डेल्टा U निकाल सकते हैं, डेल्टा H निकाल सकते हैं, बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी नहीं निकाल सकते। अभी हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को पढ़ा, एंथैल्पी के इस एक्सप्रेशन को पढ़ा। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं क्या करूं? डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन H इज इक्वल टू P प्लस U प्लस PV, तो क्या मिलेगा हमें इसमें? ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ध्यान से देखो, ये हो गया स्मॉल चेंज इन स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी, ये हो गया स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये P इंटू V, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा P डेल्टा V डेल्टा P और फिर dP dV, यानी प्रेशर कांस्टेंट रखा, डेल्टा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, प्रेशर चेंज हो रहा है, और फिर दोनों स्मॉल चेंजेस हैं। देखो, आइडियल गैसेस के लिए ये जो dP dV है ये बहुत छोटा आता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, बट नॉन आइडियल गैसेस के लिए ये इग्नोर नहीं कर सकते, ये हम आगे क्वेश्चन में सीखेंगे। आइडियल गैसेस के लिए याद रखना dP dV की वैल्यू बहुत कम आती है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बाकी पोर्शन हम ले सकते हैं। अब हमको इस एक्सप्रेशन को देखना है कि ये अलग अलग कंडीशन पे कैसे बिहेव करता है। ठीक, देखो, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो यानी dP 0 है, तो आप देख सकते हो कि ये dP 0 है, ये dP 0 है, इसका मतलब P dV ये केवल रह जाएगा, DH इज इक्वल टू DU प्लस P dV, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, मान लो अगर आपने वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दिया है, प्रेशर तो कांस्टेंट था ही, वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दिया, तो उस केस में फिर dV भी 0 हो जाएगा और डेल्टा H इज इक्वल टू DU आ जाएगा। देखो, ये कब आया? जब प्रेशर और वॉल्यूम जब दोनों कांस्टेंट हुआ तब DH इज इक्वल टू DU आया। ठीक, अच्छा, इमेजिन करो कि अगर आपने वॉल्यूम तो चेंज किया है, लेकिन आप वॉल्यूम कांस्टेंट आप रख रहे हैं लेकिन प्रेशर को चेंज करना है। ठीक, तो वॉल्यूम कांस्टेंट यानी V तो आप लेंगे, ठीक, लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो dP की वैल्यू है वो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो बताओ इसमें तुम क्या क्या इग्नोर कर सकते हो? तो बोले dV इग्नोर कर सकते हैं, जीरो मान लेंगे ना, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, और ये dV जीरो हो जाएगा, तो मतलब ये वाला एक्सप्रेशन P dV हट जाएगा, dP dV हट जाएगा, तो V dP बचेगा बस इसमें। तो देखो ध्यान से, ये जो एंथैल्पी मैथमेटिकली रेट हो रही थी इंटरनल एनर्जी से,
डिफरेंशिएशन के बाद वो इस फॉर्म में है, और फिर अलग अलग कंडीशन में वो कौन से फॉर्म में आती है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, देखो जब रिएक्शंस होती हैं तो उसमें या तो गैस रिएक्टेंट होती है या तो प्रोडक्ट होती है या दोनों तरफ होती है, मतलब गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक। तो गैसेस इन्वॉल्व होती हैं तो वहां पर अगर उनका बिहेवियर आइडियल है, ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, बोलोगे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी ले सकते हैं आइडियल बिहेवियर के लिए, ठीक। हम जो रिएक्शन कराते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराते हैं, और फिलहाल हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो टेम्परेचर प्रेशर तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। बोलोगे सर जब हीट निकल रही है या लग रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे है, बात को समझो। जब आप रिएक्शन देखते हो तो उसमें देखते हो रिएक्शन में कि प्रोडक्ट बन रहा है और एरो पे कोई टेम्परेचर लिखा रहता है 40 डिग्री, 80 डिग्री, 160 डिग्री, ऐसा कुछ भी, वो क्या है, बोलोगे हम रिएक्शन को ऑप्टिमम रेट से कराते समय कुछ टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना बहुत कम, जिसके लिए जो टेम्परेचर सुटेबल हो। मतलब रिएक्शन को कराते समय हम टेम्परेचर एक मेंटेन करते हैं, बाकी वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकती है, एक्सोथर्मिक हो सकती है, ये अलग पहलू है, ठीक। कहने का मतलब कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलते हैं रिएक्शन कराते समय, और प्रेशर कंडीशन फिलहाल हमने यहाँ कांस्टेंट ले रखी है जबकि हम एंथैल्पी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर रिएक्शन होगी, अगर मान लो गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स घटे तो वॉल्यूम घट जाएगा, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, बल्कि नंबर ऑफ मोल चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है। तो यानी रिएक्शन में डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल चेंज होता है गैस का, और इसीलिए वॉल्यूम चेंज होता है। तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, जो पी डेल्टा वी है इसके बदले हम यूज कर सकते हैं, जब आइडियली गैस बिहेव करेगी तो डेल्टा एन आर टी। अच्छा डेल्टा एन क्या होता है, उसको हम डेल्टा एन जी कहते हैं एक्चुअली, एन जी पी माइनस एन जी आर, यानी प्रोडक्ट में कितने गैस के मोल्स हैं, रिएक्टेंट में कितने गैस के मोल्स हैं, इनका जो वैल्यू आएगा उसको हम डेल्टा एन कहते हैं, और वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ सकता है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आया कि जो हमारा एक्सप्रेशन अब तैयार हुआ वो हो गया कि भाई डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस हम यहाँ पे डेल्टा एन आर टी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना ये एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं जब रिएक्शन में जो गैसेस इन्वॉल्व हैं उसके बिहेवियर को हम आइडियल एज्यूम करें। उसके बाद फिर यहाँ देखिए आप, देखो अगर मान लो जो P और V दोनों चेंज हो रहा है एक साथ, तो जो PV का चेंज है, ठीक, मैं उसको ले रहा हूँ, देखो ये क्या है, ये स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये हो गया स्मॉल चेंज इन PV। तो PV का एक साथ चेंज लेने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, देखो जब ये स्मॉल चेंज को हम एक फाइनाइट बड़ा चेंज मान के चलते हैं तो उसको डेल्टा एच लिखेंगे, इसको डेल्टा यू लिखेंगे, और इसको हम डेल्टा पीवी लिखेंगे, और डेल्टा पीवी को हम P2 V2 माइनस P1 V1 लिख सकते हैं कि भाई फाइनली कितना पीवी है और इनिशियली कितना पीवी है, 1 यानी इनिशियल, 2 यानी फाइनल। तो ये एक्सप्रेशन भी हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। यानी कि देखो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये 4 एक्सप्रेशंस में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा एंथैल्पी के, ठीक। अच्छा अगर इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो आप पी बाहर निकाल लोगे, और फिर केवल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो केवल वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। तो जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमको रिएक्शन दी गई है, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका डेल्टा एन निकाल लोगे तो बोलोगे हाँ, यहाँ पे 2 मोल गैस है, यहाँ पे 1 मोल गैस है, तो ये आ जाएगा डेल्टा एन 1, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा एन आर टी होता है, तो डेल्टा एन के बदले मैंने क्या पुट कर दिया 1, ठीक, और डेल्टा यू को मैं इस तरफ ट्रांसफर किया तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आता है रिएक्शन के डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू सॉल्व करो, तो डेल्टा एन आर टी के बराबर आता है, डेल्टा एन यहाँ 1 आ गया, यानी ये आर टी के बराबर आ गया। अब देखो ध्यान से कि तुम डेल्टा एच में डेल्टा यू माइनस कर रहे हो और वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली डेल्टा एच बड़ी वैल्यू है डेल्टा यू से, ठीक। अच्छा इसका रिलेशन आप केपी केसी में भी याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है, वो क्वेश्चन दोनों को मिला के दे सकते हैं। देखो केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, डेल्टा एन ये वही वाला डेल्टा एन है जो यहाँ पे है, और केपी आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक। तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 लिख दोगे। अब देखो आर टी की पावर 1 आ रही है, और ये आर टी जनरल कंडीशंस पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, बड़ी वैल्यू, तो के सी में जब ये मल्टीप्लाई होगा तब के पी के बराबर होगा, यानी के पी क्या है यहाँ बड़ी वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन क्या फ्रेम करते हैं, वो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे देंगे जहाँ से आप एन निकालो, और फिर 4 ऑप्शन इसके दे देंगे भाई कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर
केपी केसी का रिलेशन दे देंगे, वहां से डेल्टा एन निकालो और फिर बताओ, 4 ऑप्शन दे देंगे कि डेल्टा डेल्टा को क्या रिलेशन सही है। तो दोनों में एक कनेक्टिंग लिंक है डेल्टा एन, जो कि रिएक्शन पर डिपेंड करता है। रिएक्शन चेंज होगी, डेल्टा एन चेंज होगा, और डेल्टा एस डेल्टा यू का एक्सप्रेशन चेंज होगा, केपी केसी का आपस में एक्सप्रेशन और रिलेशन चेंज होगा। जैसे मान लो हमने ये रिएक्शन लिया, अब इस रिएक्शन में तुम देख सकते हो डेल्टा एन क्या जीरो आने वाला है, दोनों तरफ गैस के मोल्स दो हैं, गैस के मोल्स सेने होते हैं, तो यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू जीरो रखूंगा, यानी डेल्टा एस डेल्टा यू बराबर आ गया। तो दोनों तरफ अगर गैस के मोल्स बराबर हैं तो ऐसे केस में एंथैल्पी और इंटर एनर्जी चेंज क्या आता है, बराबर। और केपी केसी में पुट करोगे तो डेल्टा एन पुट करोगे, किसी की पावर जीरो रखने पे 1 आता है, तो यहाँ पे केसी और केपी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जब किसी रिएक्शन के लिए केपी केसी बराबर होने का मतलब है कि उसका डेल्टा डेल्टा यू क्या है, बराबर है, या किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा डेल्टा यू बराबर होने का मतलब क्या है, केपी केसी बराबर है। तो ये चीज आपस में रिलेट करना आना चाहिए। जैसे अब कोई रिएक्शन मैंने ये ली है, साफ दिखाई दे रहा है कि इसका डेल्टा एच आप निकालोगे तो -2 आएगा। देखो डेल्टा एन जो है 3 तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा, तो जीरो होगा, तो नेगेटिव होगा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू -2 रखूँ, तो देखो मैं डेल्टा एच को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ और ये वाले वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच बन जाएगा और ये 2RT के बराबर आ जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे डेल्टा यू में से डेल्टा एच माइनस करने में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब डेल्टा यू क्या है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है। और केपी केसी पे अब जब जाओगे तो डेल्टा एन यहाँ पे -2 है, -2 यहाँ पे रखोगे, RT की पावर 2 नीचे की तरफ आएगा, यानी केसी की वैल्यू में एक वैल्यू डिवाइड हो रही है, तब जाकर वो केपी के बराबर बन रहा है। ठीक, इसका मतलब केसी की वैल्यू बड़ी है तभी तो उसको डिवाइड करने के बाद वो केपी के बराबर बन पा रहा है। तो आपको ये चीज़ें रिलेट करनी आनी चाहिए। अब हम कुछ इसके पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। देखो पॉइंट में है बोथ इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी आर स्टेट फंक्शन। ठीक, मतलब इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी मैंने पहले ही बात की है, इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सिस्टम किस स्टेट में था, किस स्टेट में गया, किस प्रोसेस से गया, इससे इनके चेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेट फंक्शन का मतलब ये है। ठीक, हीट और जो वर्क होता है वो पाथ फंक्शंस होते हैं। अच्छा, बोथ द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई अगर आप 1 ग्राम कोयला जलाते हो तो कुछ एनर्जी मिलेगी, 10 ग्राम कोयला जलाओगे तो कुछ एनर्जी मिलेगी, है ना। तो जब आप सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है उनका जब अमाउंट आप चेंज करोगे और कोई रिएक्शन कराओगे अमाउंट चेंज करके, तो उससे रिलेटेड इंटरनल एनर्जी का चेंज, एंथैल्पी का चेंज अलग आएगा। मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी अमाउंट पर डिपेंड करती है। अभी मैंने डिस्कस किया था कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप केवल चेंज निकाल सकते हो, है ना। मैंने बताया था ना ये कि इसमें इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी और फाइनली वो क्या हो गई थी U2, तो मैं U1 और U2 नहीं निकाल सकता, बट रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, हीट एक्सचेंज होगा, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, उसको मैं मेजर करूंगा, टेम्परेचर चेंज को मेजर करूंगा, तो मैं डेल्टा यू जरूर निकाल सकता हूँ। इसी तरह से एंथैल्पी पहले वाले की H1 और दूसरे वाले की H2, H1 H2 की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकता, बट वही टेम्परेचर चेंज की हेल्प से मैं डेल्टा यू और डेल्टा एच जरूर निकाल सकता हूं, ये इसका मतलब है। इंटरनल एनर्जी चेंज is the heat evolved or absorbed at constant volume, and while enthalpy change is that at constant pressure, यानी constant volume पे, अगर कंटेनर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो उस वक्त जो हीट ट्रांसफर होगा उसको हम डेल्टा यू कहेंगे, और अगर पिस्टन लगा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे जो हीट एक्सचेंज होगा उसको हम डेल्टा एच कहेंगे। ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस में आपको ध्यान देना है कि जहां से चले थे हम वहीं पहुंच जाते हैं, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है। तो जब भैया इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो जहां चले थे वहीं पहुंच गए, यानी स्टेट फंक्शन पे कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा, कोई भी स्टेट फंक्शन में चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस स्टेट में सिस्टम था घूम फिर के उसी स्टेट में आ गया, स्टेट फंक्शन का चेंज क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। देखो किसी भी रिएक्शन की जो हीट होती है, जो डेल्टा एच डेल्टा यू की वैल्यू है, कितनी एनर्जी उसमें लग रही है या निकल रही है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ये हमको समझना है।
पहला फैक्टर है क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व, बहुत लॉजिकल फैक्टर है। अरे भाई रिएक्टेंट को अगर तुम ज्यादा लोगे तो हीट जो एक्सचेंज हो रही थी वो भी ज्यादा एक्सचेंज होगी, अगर तुम रिएक्टेंट की क्वांटिटी को कम लोगे तो हीट एक्सचेंज भी तो कम हो जाएगी। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक रिएक्शन ली है, इसमें क्या है, मीथेन, मीथेन को कंबस्ट होता हुआ दिखाया गया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक, क्योंकि कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब सुनो, देखो इसमें हमें इस रिएक्शन के बारे में उसकी स्टोइकियोमेट्री को समझना है। यहाँ 1 मोल मीथेन है ना, तो 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब 1 मोल CO2 बन रहा है और 2 मोल H2O बन रहा है। लेकिन H2O क्या, लिक्विड में, ध्यान देना, स्टैंडर्ड कंडीशन में कंबशन में H2O को लिक्विड लिखेंगे। हाँ, अगर स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में गैस लेने के लिए तो फिर उसको गैस लेंगे, ठीक। अच्छा, 1 मोल मीथेन कितना होता है, 16 ग्राम, और 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन 32 हो जाएगा, तो 2 मोल कितना हो जाएगा, 64 ग्राम, 1 मोल CO2 44 ग्राम, एंड 2 मोल H2O 18 इंटू 2 36 ग्राम। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि इस रिएक्शन में कौन कितना आपस में अमाउंट जो है रिलेटेड है, किसका कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है आपस में और किसका कितना अमाउंट बन रहा है, ठीक। और देखो ये गैसेस है ना, तो गैसेस हैं तो इनके हम वॉल्यूम की बात कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर मैं कंडीशन को क्या लेके चल रहा हूँ, STP कंडीशन, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तुम्हें पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4, और 2 मोल गैस है ना, तो गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा, फिर 22.4 से डबल हो गया। यहाँ पे 1 मोल है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना रहेगा, 22.4 लीटर, सॉरी ये जो है लिक्विड है, लिक्विड, लिक्विड के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे, इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू रेलेवेंट नहीं है। 1 मोल का 22.4 लीटर जो होता है वो गैस के लिए होता है STP कंडीशन पे। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये इनके आपस में अमाउंट किस तरीके से रिलेटेड है ये लिखा है। अब देखो कुछ समझा रहा हूं मैं, देखो अगर मैं 1 मोल मीथेन को पूरी तरह से इस रिएक्शन में कंबस्ट करूं तो तुम देख रहे हो कितनी एनर्जी निकल रही है, -890, माइनस एनर्जी निकल रही है 890 किलो जूल। ये मैं किससे कर रहा हूँ रिलेट, इसके 1 मोल से। अच्छा, मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 0.25 मोल मीथेन अगर कंबस्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी। ये मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, एकदम वर्बल क्वेश्चन है। देखो बहुत ध्यान सुनो, 1 मोल से निकली एनर्जी 890, तो 0.25 से कितनी निकलेगी, बोलोगे 0.25 1 का 1/4 है, 1/4, तो 890 का 1/4 कर दो ना भाई, 890 का 1/4 कर दो, डिवाइड बाई 4 कर दो। अमाउंट भी तो आपने 1/4 लिया है तो एनर्जी भी तो 1/4 मिलेगी आपको। इसी तरह मान लो देखो यहाँ पे 64 ग्राम है ना, ये ऑक्सीजन जो इन्वॉल्व हो रहा है, 64 ग्राम जब इन्वॉल्व हो रहा है भाई, तो ये 890 किलो जूल एनर्जी मिल रही है ऑक्सीजन के 64 से, मैं कर रहा हूँ रिलेट इस रिएक्शन में। तो अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन 6.4 ग्राम यूज हुआ इस रिएक्शन में, और मैंने पूछा बताओ फिर कितनी एनर्जी मिली, तो सीधा है 64 ग्राम अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ तो 890, तो 6.4 से कितना, बोलोगे 64 का आपने 1/10 लिया है, 1/10 लिया है, तो आप इस एनर्जी को भी 1/10 करो फिर, 890 डिवाइड बाई 10, तो आ गया ना 89, माइनस साइन बस ये बता रहा है कि एनर्जी निकल रही है, ठीक है। मैं आपको इसमें अमाउंट को एनर्जी से रिलेट करना सिखा रहा हूँ, क्वांटिटी को एनर्जी से रिलेट करना। अब देखो जैसे मैंने CO2 से किया रिलेट कि भाई इस रिएक्शन में अगर 22.4 लीटर CO2 मिलता है STP कंडीशन पे, तो जो एनर्जी निकलेगी वो 890 किलो जूल निकलेगी, ठीक। तो अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट, क्वेश्चन में दिया है कि भाई 11.2 लीटर CO2 रिलीज हुआ, उस वक्त बताओ, तो बोलोगे कि 22.4 का अगर 11.2 देखें तो बोलोगे ये तो हाफ हो गया ना, ये तो हाफ हो गया, तो भैया एनर्जी भी तो हाफ हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 890 डिवाइड बाई 2, तो आपने देखा क्वांटिटीज चेंज करने से किस तरीके से उसकी जो हीट है, जो एंथैल्पी, वो चेंज होती है। फिर आता है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सेम रिएक्शन कराओ लेकिन डिफरेंट फिजिकल स्टेट में कराओ तो एंथैल्पी पे फर्क पड़ता है। देखें कैसे पड़ता है,
जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे H2 गैस लिया, O2 गैस लिया और वाटर बनाया ये लिक्विड फॉर्म में, तो ये एंथैल्पी चेंज मुझको दिया है। अब मैं सेम रिएक्शन कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बार H2O लिक्विड नहीं गैस बनाना चाहता हूँ। मैंने ये H2 गैस और O2 गैस लिया, बट मैं इस स्टेट में जाना चाहता हूँ। तो देखो आपने यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज किया, देखो एंथैल्पी चेंज हो गई, है ना। तो आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी भी साइड फिजिकल स्टेट चेंज करोगे तो डेफिनेटली उस रिएक्शन की एंथैल्पी में चेंज आएगा। अब इसका एक दूसरा पहलू समझो। मुझे दो रिएक्शन दी गई हैं, ये हो गई मान लो फर्स्ट रिएक्शन, ये हो गई मान लो सेकंड रिएक्शन, ठीक। मुझसे स्क्रीन पे जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एच पूछा जा रहा है। जो रिएक्शन मैंने लिखी है यहाँ पे H2 लिक्विड से H2 गैस, चलो इसका डेल्टा एच निकाल के दिखाओ इन दोनों रिएक्शन की मदद से। तो देखो कैसे करते हैं। इन दोनों रिएक्शन में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये रिएक्शन मिल जाए। तो हमेशा पहले अपनी रिक्वायर्ड रिएक्शन देखो जो आप चाहते हो। H2O लिक्विड कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। यहाँ H2O लिक्विड कहाँ है, बोलोगे उसमें तो राइट साइड में नजर आ रहा है। ये देखो H2O लिक्विड यहाँ कहाँ है, राइट साइड में है, जबकि आपको कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए। आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, मतलब इस रिएक्शन को आप रिवर्स करने वाले हो, इसको आप इधर चाहते हो ना, तो आप इसको रिवर्स करने वाले हो। तो इक्वेशन 1 क्या होने वाली है, रिवर्स। बात को समझना, रिवर्स करने का मतलब है उस इक्वेशन को मैं माइनस करके लूंगा, ठीक। अच्छा H2O गैस के फॉर्म में राइट साइड में चाहिए मुझे ये राइट साइड में ही है। अच्छा 1 मोल चाहिए, 1 मोल ये है, तो ये मैं एज इट इज ले लूंगा। तो सेकंड इक्वेशन में एज इट इज ले लूंगा, मतलब मैं इन दोनों रिएक्शन में क्या करूं कि मुझे अपनी ये रिएक्शन मिल जाए। तो क्या करूं, बोलोगे ये ऑपरेशन करेंगे, यानी इक्वेशन 1 को माइनस करके लो। ये दो माइनस नहीं है, ये सिंगल माइनस है, ठीक है ना। तो ये माइनस ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को तो आप रिवर्स कर दिए ना, तो माइनस कर दिए। इक्वेशन 2 को आप एज इट इज ले लिए, तो जोड़ दिए। ऐसा करने पे आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी। देखो ये जो लिखा है मैंने, ये मैंने पहली रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है। देखो H2O को मैं लेफ्ट साइड में ले गया हूं और H2 गैस को मैं ले आया हूं राइट साइड में। ये O नहीं है एक्चुअली, ये H2 गैस है और ये हाफ O2, यानी मैंने पहली वाली जो रिएक्शन थी उसको रिवर्स कर दिया है, लिख लिया है। ध्यान देना कि जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो डेल्टा एच का साइन बदल जाता है। डेल्टा एच का साइन वैल्यू उतनी रहेगी, लेकिन वो माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। तो ये हो गया माइनस इक्वेशन 1। अब मैंने प्लस इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 को मैंने एज इट इज उतार दिया और अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा। देखो जब मैं जोड़ूंगा तो एरो के लेफ्ट साइड में देखो यहाँ H2 है, यहाँ राइट में H2 है, कैंसिल आउट हो गया। ये हाफ O2, यहाँ राइट में हाफ O2 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, बोलोगे H2 लिक्विड बचा, H2O गैस। तो इस हिसाब से मैंने इन दोनों को जो लिखने के बाद मैंने जोड़ा तो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन मिली। तो जोड़ा तो इन दोनों को भी मैं ऐड करूंगा। जब जब आप रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके डेल्टा एच भी ऐड हो जाएंगे, ये उसकी प्रॉपर्टी है। दोनों को ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मिल गया आंसर, ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है, और दोनों को सिंपली जोड़ देना है, आपको प्लस 44.1 आंसर मिल जाएगा आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन का। एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन भी एक फैक्टर है, बात को समझो। अगर आप एलिमेंट के अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म लेते हो, जैसे कार्बन का होता है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, तो जैसे सल्फर में मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, ये सब के अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। तो एंथैल्पी चेंज होगी, समझो कैसे होगी। देखो यहाँ पे आपने कार्बन ग्रेफाइट को कंबस्ट किया है, ठीक है, कंबस्ट किया है, CO2 बनाया, एंथैल्पी चेंज आपके सामने है। अब आप कार्बन को ग्रेफाइट से ना लेकर किससे ले रहे हो, डायमंड से ले रहे हो। कंबस्ट तो ये भी होगा, CO2 तो ये भी बनाएगा, रिएक्शन तो दिखने में एक ही जैसी है। लेकिन देखो आप ध्यान से, तो दोनों में क्या नजर आ रहा है हमें, एंथैल्पी का चेंज नजर आ रहा है, एंथैल्पी का चेंज नजर आ रहा है, ठीक। तो एलोट्रॉप चेंज करने पे एंथैल्पी चेंज होती है। अच्छा अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट, अगर ये रिएक्शन का डेल्टा एच मुझे पाना है तो मैं कैसे पाऊं। इससे पहले हमने जो अप्रोच पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो हमको यहाँ पे डायमंड चाहिए, लेफ्ट साइड में डायमंड चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ है डायमंड, बोलोगे लेफ्ट में ही है। तो इक्वेशन 2 तो मैं ऐसे कैसे उठा लूंगा। देखो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो डायमंड चाहिए था लेफ्ट में, डायमंड लेफ्ट में है 1 मोल,
तो इक्वेशन 2 ले लिया मैंने। अच्छा, लेकिन यहाँ मुझे ग्रेफाइट राइट में चाहिए, यहाँ ग्रेफाइट कहाँ दिया है, लेफ्ट में दिया है, यानी इसको राइट में लाने के लिए मुझे इक्वेशन 1 को फिर से पलटना पड़ रहा है, रिवर्स करना पड़ रहा है। यानी मैं कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो बोलोगे ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे वो इक्वेशन 1 को चेंज कर रहे हैं। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इक्वेशन 1 जो है माइनस हो रही है और इक्वेशन 2 ऐड हो रही है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको फिर मिलेगी, ठीक। तो मैंने इक्वेशन 1 को देखो रिवर्स कर दिया, ग्रेफाइट पहुंच गया राइट साइड में, है ना, O2 ये पहुंच गया राइट साइड में, CO2 आ गया लेफ्ट साइड में, यानी इक्वेशन 1 को मैंने रिवर्स कर दिया। तो देखो साइन भी चेंज कर दिया मैंने, ये माइनस में था ना इधर, यहाँ पर क्या आ गया, ये देखो प्लस में आ गया। अच्छा, इक्वेशन 2 को मैंने एज इट इज उठा के रख लिया, ठीक। और दोनों को अब सिंपली जोड़ दूंगा, तो बोलूंगा जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो O2 जो लेफ्ट में है, O2 जो राइट में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। CO2 जो लेफ्ट में है, CO2 जो राइट में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट की रिएक्शन बस बचेगी और डेल्टा एच आ जाएगा। मतलब आप केवल इन दोनों को जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इन दोनों को आप सिंपली जोड़ दो, ये प्लस में माइनस में जोड़ दोगे तो ये आंसर प्लस में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पे हम आते हैं। प्रेशर वॉल्यूम कंडीशन चेंज करने पर भी हीट चेंज होती है। कैसे, अभी तो पढ़ा हमने इसको कि प्रेशर अगर कांस्टेंट रखोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा ना डेल्टा एच का। जब आप केवल वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो उस केस में फिर ये एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा एच का। चेंज हुआ ना एक्सप्रेशन, वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तो उस केस में आपको मैंने अभी डिराइव कराया था ना, डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर आ जाएगा। देखो तीनों कंडीशन में अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो वैल्यू भी अलग अलग आएंगी। अच्छा, आप प्रेशर भी चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम भी चेंज कर रहे हो, तो मैंने क्या कहा था ऐसे केस में पीवी का डेल्टा लेने के लिए कहा था, और उसको कैसे लेते हैं, तो P2V2 माइनस P1V1। तो इन सभी केसेस में अलग कंडीशंस हैं और वैल्यू अलग आएंगी। प्रेशर वॉल्यूम कंडीशन चेंज करने पर हीट ऑफ द रिएक्शन चेंज होती है, ठीक। देखो जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन में हम डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है थर्मोडायनेमिकल रिएक्शंस के लिए, बोलोगे 1 बार एंड 298 केल्विन टेम्परेचर होती है, ठीक। तो अगर हमने रिएक्टेंट लिया है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक, हमने रिएक्शन को कराया किसी भी कंडीशन पे, फिर जो प्रोडक्ट मिला वो फिर से हमने लिया किसमें, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इस पूरी प्रोसेस में कि स्टैंडर्ड कंडीशन रिएक्टेंट से शुरू करके रिएक्शन करा के प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड कंडीशन में लेने पर जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहेंगे। और वो हमेशा पर मोल डिफाइन होता है, ध्यान देना। डेल्टा एच नॉट लिखा जाएगा, नॉट क्यों, स्टैंडर्ड के लिए, और हमेशा पर मोल डिफाइन होगा। हाँ, अदर कंडीशंस में आप केवल उसको डेल्टा एच लिखेंगे और सिंपली उसको एंथैल्पी चेंज कहेंगे, ठीक। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप दो सॉल्यूशंस को रिएक्ट करा रहे हो और उनके रिएक्शन से हीट रिलीज होती है या उसमें एब्जॉर्ब होती है, तो उन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज करने पर भी हीट में चेंज आता है। हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे अपने सेकंड टॉपिक में, फिलहाल मैं उसको समझा नहीं रहा हूँ, केवल एक एग्जांपल को देकर आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। देखो जैसे हम जब NaOH जो कि बेस है और जो एसिड है HCl, इसको जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो ये सॉल्ट और H2O बनाता है, ठीक। अब देखो अगर मैंने इन दोनों का 1 लीटर 1 मोलर दोनों का लिया और दोनों को रिएक्ट किया, जब आप एंथैल्पी ऑब्जर्व करोगे तो वो ऑलमोस्ट -57.3 आएगी, माइनस, क्योंकि हमेशा एसिड बेस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, याद रखना। कंबशन में हमेशा एनर्जी निकलती है, न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा एनर्जी निकलती है, ठीक। लेकिन अब मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन चेंज कर दी। मैंने फिर से HCl 1 लीटर लिया लेकिन 0.5 मोलर, मैंने NaOH भी लिया 1 लीटर 0.5 मोलर। तो देखो मैंने केवल कंसंट्रेशन बदले हैं और यहाँ देखो एनर्जी बदल गई। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए समझाने के लिए लिया है कि हाँ भाई कंसंट्रेशन पे एंथैल्पी डिपेंड करती है। बाकी इस टॉपिक को मैं अलग से पढ़ाऊंगा एंथैल्पी में, तो वहाँ बताऊंगा कि भाई किस में ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, किस में कम एनर्जी मिलेगी और कितनी मिलेगी, ये सारी बातें हम अपने सेकेंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे।
इसके बाद हमें पढ़ना है इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ द रिएक्शन। देखो केमिस्ट्री में हम कई जगह पढ़ते समय ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो टेम्परेचर रेंज है रिएक्शन की, उस टेम्परेचर रेंज में रिएक्शन की एंथैल्पी में चेंज नहीं आ रहा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लेकिन एक्चुअली टेम्परेचर बदलने पे एंथैल्पी चेंज करती है। अगर आपने टेम्परेचर काफ़ी अप्रिशिएबल चेंज किया है तो एंथैल्पी में चेंज आता है, लेकिन कई जगह केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर छोटा टेम्परेचर रेंज है तो एंथैल्पी में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो उसको इग्नोर कर देते हैं। बट हमें यहाँ पढ़ना है कि वो कैसे डिपेंड करती है। देखते हैं, समझते हैं। देखो हम एक रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। एक रिएक्शन हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। अब ये बताओ कि उसकी तुम हीट को कैसे लिखोगे। बोलोगे कि किसी भी रिएक्शन जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है उसकी हीट को हम डेल्टा एच कहते हैं। प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी के बराबर वो होता है। बात को समझना, रिएक्टेंट में कितनी एंथैल्पी थी मुझे नहीं पता, प्रोडक्ट में कितनी एंथैल्पी है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोसेस जब हुई तो मैं उसके बीच का डिफरेंस निकाल सकता हूँ, डेल्टा एच निकाल सकता हूँ। और डेल्टा एच हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा, यानी फाइनली कितनी एंथैल्पी, इनिशियली कितनी एंथैल्पी। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब इसी एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए। तो क्या आएगा ये देखो, ध्यान से समझो। यहाँ जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच, इसको मैंने डी बाई डी टी टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट किया कांस्टेंट प्रेशर पे। ऐसे ही जो ये एच पी है, ठीक है ना, प्रोडक्ट में कितनी एंथैल्पी है उसको टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट किया डी बाई डी टी कांस्टेंट प्रेशर पे, और रिएक्टेंट में कितनी एंथैल्पी है उसको भी मैंने डी बाई डी टी निकाला कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये एक्सप्रेशन आया उसको डिफ्रेंशिएट करने पर। देखो ये जो एक्सप्रेशन होता है ना कि डी एच बाई डी टी, ये होता है स्पेसिफिक हीट। ये डी एच आर बाई डी टी, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट। दोनों स्पेसिफिक हीट है, बस अंतर ये है, ये प्रोडक्ट के लिए है और ये किसके लिए है, रिएक्टेंट। तो ये मैथमेटिकली ये पूरा एक्सप्रेशन, ये जो है ना डी एच बाई डी टी, ये स्पेसिफिक हीट होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक, या ये हो गया प्रोडक्ट साइड का, ये हो गया रिएक्टेंट साइड का। तो इसका जो अंतर आएगा उसको हम नाम दे देंगे डेल्टा सीपी। तो किसी भी रिएक्शन के लिए हम डेल्टा सीपी निकाल सकते हैं। क्लियर है कैसे? तो सीपी प्रोडक्ट साइड माइनस सीपी रिएक्टेंट साइड। उसे कैसे निकालना है मैं अभी बता रहा हूं, आगे हम डिस्कस करें अगर। तो देखो डी एच बाई डी टी डेल्टा सीबी के बराबर है। डेल्टा सीपी, तो ये जो मैंने डी टी है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर। ठीक है, तो डेल्टा सीपी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बच गया। तो ये एक रिलेशन आ गया, इसको समझो क्या रिलेशन तुमको समझ में आ रहा है। बोलोगे कि स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा सीपी इंटू टेम्परेचर चेंज। डेल्टा सीपी जो है वो किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं उस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करूंगा तो एंथैल्पी चेंज में क्या अंतर पड़ेगा, ये इक्वेशन मुझे बता रही है और मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं T1 से T2 पे गया तो उस दौरान ये कैसे बिहेव करेगी इक्वेशन, उसको समझो। मैंने इसको इंटीग्रेट किया कहां से कहां, T1 से T2, कहां से कहां, T1 से T2। देखो डेल्टा Cp जो है वो रिएक्शन का कांस्टेंट आता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो वो तो बाहर आ गया। लेकिन डेल्टा टी तो इंटीग्रेट होगा ना T1 से T2, और ये तो चेंज हो रहा है ना, यही तो हम कर रहे हैं कंसिडर कि ये चेंज हो रहा है, T1 पे कुछ और T2 पे कुछ और। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ जानते हो क्या है, T2 की वैल्यू आएगी माइनस T1 की वैल्यू आएगी, और ये T2 और माइनस क्या आएगा, T1। तो ये आ गया एक्सप्रेशन, ध्यान से देखो, ये आ गया डेल्टा एच T2 पे कितना है अपर लिमिट, और डेल्टा एच T1 पे कितना है लोअर लिमिट, इसका माइनस सब्सट्रैक्शन आ गया। अच्छा, ये डेल्टा Cp और ये T2 माइनस T1। तो ये एक एक्सप्रेशन आपको मिल गया जो आपको ये बता रहा है कि T1 पे अगर आपको एंथैल्पी पता है उस रिएक्शन की, तो अदर टेम्परेचर पर उसकी एंथैल्पी क्या होगी आप निकाल सकते हैं। आपको डेल्टा Cp पता होना चाहिए, जो मैं निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक, अच्छा इस एक्सप्रेशन का एक इंपॉर्टेंस समझो। देखो, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। देखो नीचे टेम्परेचर डिफरेंस है ना,
तो टेम्परेचर के पर डिग्री चेंज में जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसके रेस्पेक्ट में वो किसके बराबर होगा, डेल्टा Cp, यानी इज इक्विवेलेंट टू हीट कैपेसिटी। ये क्या है, हीट कैपेसिटी डिफरेंस है। Cp प्रोडक्ट माइनस Cp रिएक्टेंट का हीट कैपेसिटी डिफरेंस है डेल्टा Cp, है ना, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रेशियो किसके बराबर आता है, ये आपको समझ में आना चाहिए ये। अच्छा, यही चीज अगर मैं इंटरनल एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो डेल्टा एस के बदले डेल्टा यू आ जाएगा भाई। T1 पे ये इंटरनल एनर्जी चेंज और T2 पे उस रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी चेंज ये हो जाएगी। अच्छा, यहाँ Cp के बदले हम क्या लेंगे, Cv, क्योंकि एंथैल्पी चेंज इज रिलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड इंटरनल एनर्जी चेंज इज रिलेटेड विथ कांस्टेंट वॉल्यूम यानी Cv। देखिए, अब जैसे मेरे को क्या है, रिएक्शन कोई है उसका डेल्टा Cp निकालना है, तो मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट जितना भी है उसका Cp निकाल लो और माइनस कर दो जितना भी रिएक्टेंट है उसके Cp से, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपको उस रिएक्शन का डेल्टा Cp मिल जाएगा। इसी तरह आप डेल्टा Cv निकाल सकते हैं। डेल्टा Cv निकालना है तो Cv आप निकाल लो प्रोडक्ट का और Cv आप निकाल लो किसका, रिएक्टेंट का, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको ये भी मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमने रिएक्शन लिया, N2 रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ और अमोनिया बन रहा है। ये रिएक्शन मैंने बैलेंस कर लिया, तीनों गैसेस हैं। अब ये देखो, मुझे इस रिएक्शन का क्या निकालना है, डेल्टा Cp। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला याद कर लो, डेल्टा Cp है, निकालना है। देखो, प्रोडक्ट साइड में अमोनिया के 2 मोल्स हैं तो अमोनिया का Cp वैल्यू ले लेंगे। Cp वैल्यू होती है पर मोल, तो Cp वैल्यू अमोनिया के लिए और 2 मोल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट साइड का Cp आ गया। इसी तरह N2 1 मोल है, उसकी Cp वैल्यू 1 मोल के लिए, और H2 3 मोल्स है तो उसकी Cp वैल्यू 3 मोल्स के लिए। तो प्रोडक्ट साइड का Cp माइनस रिएक्टेंट साइड का Cp, ये हमको रिएक्शन का डेल्टा Cp दे देगा। और बिल्कुल ऐसे ही हम Cv निकाल सकते हैं, रिएक्शन का Cv, डेल्टा Cv, है ना, प्रोडक्ट साइड का Cv जितने मोल्स हों प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड का Cv जितने मोल्स रिएक्टेंट्स हों उसको कंसिडर करते हुए, है, डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये क्या आप अमोनिया, N2, H2, ये जो अलग अलग गैसेस हैं इनकी Cv या Cp जानते हो? तो हाँ, सुनो, देखो, जब गैस मोनोएटॉमिक होती है, मोनोएटॉमिक गैस जैसे कि हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू आती है 1.5 आर और Cp आती है 2.5 आर। मैं थर्मोडायनामिक्स के लिए अभी अलग से बनाऊंगा, तो थर्मोकेमिस्ट्री चल रहा है, तो वहां मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, Cp Cv कैसे निकालना है वो सब सिखाऊंगा। फिलहाल इतना कि यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv 1.5 और Cp 2.5, और आप ये बात तो जानते ही हैं कि Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R होता है, ठीक, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए। इसी तरह अगर गैस डायटोमिक है, डायटोमिक आप समझ सकते हैं, O2, H2, N2, इस टाइप की जो गैस है, डायटोमिक गैसेस के लिए Cv की वैल्यू 2.5 आर, आर और जोड़ दो तो 3.5 आर Cp बन जाएगा ना। Cp जो है Cv प्लस आर है ना, तो Cv की वैल्यू में आर जोड़ने पे Cp मिल जाता है किसी भी गैस के लिए। अच्छा, फिलहाल ये कि मोनो और डायटोमिक के बाद अदर गैस चाहे ट्राइएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, टेट्राटॉमिक हो, 5 एटम की बनी हो, उन सब के लिए हम जनरलाइज करके Cv की वैल्यू को 3R लेंगे और Cp की वैल्यू को हम क्या लेंगे, 4R। अब आपके सामने मैंने जो ये एक्सप्रेशन लिखा है इसमें आप अलग अलग गैसेस के लिए Cp Cv निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि अब इस रिएक्शन की Cp निकाल लो, तो अमोनिया की बताओ Cp क्या होगी इस हिसाब से, तो अमोनिया अदर गैस में आएगी ना, 4 एटम की बनी है, तो Cp वैल्यू क्या आएगी इसकी, 4R। N2 की Cp वैल्यू क्या आएगी, N2 डायटोमिक है तो 3.5R। H2 की Cp वैल्यू क्या आएगी, अगेन 3.5R। इसी तरह आप Cv वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। तो जब आप ये जो मैंने आपको रिएक्शन दी थी इसके लिए जब आप निकालेंगे Cp का डेल्टा, मतलब चेंज इन Cp ऑफ द रिएक्शन एंड चेंज इन Cv ऑफ द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का ये -6R आएगा और ये -4R आएगा। तो अलग अलग गैसेस के लिए Cp Cv कैसे निकालना है और उनको यूज करके किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा Cp Cv कैसे निकालना है ये मैंने आपको यहाँ बताया। देखो, हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या डिस्कशन करना है उसको समझते हैं। देखो,
जो मेल्टिंग है आइस की, ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार पे होती है, और ये एक कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे होती है। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि ली चैटर प्रिंसिपल में कि ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं इस पे, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। मतलब प्रेशर बढ़ाने का मतलब है रिएक्शन उस तरफ जाती है जहां वॉल्यूम कम हो रहा हो, है ना। आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उतने ही वाटर का वॉल्यूम कम होता है, तो ये प्रोसेस फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, यानी मेल्टिंग आसान हो जाएगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली प्रेशर पे डिपेंड करता है। खैर, हमको इस प्रोसेस के बारे में 2-3 पॉइंट समझने हैं। देखो, ये प्रोसेस जो है, अगर 1 मोल में आइस को मेल्ट करूं तो एंथैल्पी कितना उसमें लगेगी, ठीक है। देखो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से जब गैस बनती है तो एंथैल्पी एनर्जी लगती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। और जब गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनता है तो एंथैल्पी रिलीज होती है, ठीक है। तो डेल्टा एच इसमें मुझे मालूम करना है, मुझे डेल्टा यू मालूम करना है, इस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ ये मुझे मालूम करना है। तो ये सारी बातें देखते हैं। देखो, अगर हमने 1 मोल लिया है सॉलिड और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसको हम लोग डेल्टा एच फ्यूजन कहते हैं, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। तो 1 मोल की डिफाइन करोगे तो एंथैल्पी पर मोल डिफाइन होगा, डेल्टा एच फ्यूजन कहलाएगा। और वो क्यूपी है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे कंडीशन आप रिएक्शन करा रहे हो ना ये। तो ये जो रिएक्शन का एंथैल्पी है इसको आप डेल्टा यू नहीं डेल्टा एच कहोगे। अच्छा, रिएक्शन क्वेश्चंस में ये दिया रहता है, जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है ये आपको निकालने को नहीं कहता, ये वैल्यू आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू दी रहती है। मैंने 1 किलो जूल पर मोल और कैलोरी पर मोल में आपको वैल्यू दी है। 1 मोल आइस को पिघलने पर इतना किलो जूल और इतना कैलोरी एनर्जी लगती है, ठीक है, पर मोल। सवाल ये है कि एंथैल्पी तो मेरे पास है इस प्रोसेस के लिए, फ्यूजन प्रोसेस के लिए, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकालूं। तो दिमाग में आ रहा है कि डेल्टा एच से उसको रिलेट कर लो। अब दो तरीके से कर सकते हैं रिलेट, प्रेशर वॉल्यूम से या डेल्टा एन वाले से। तो पहले हम प्रेशर वॉल्यूम से इसको रिलेट कर रहे हैं कि डेल्टा यू जो है डेल्टा एच फ्यूजन प्रोसेस, प्रेशर डेल्टा वी। बोल के प्रेशर तो हमको मालूम चल रहा है कि 1 बार है, लेकिन वॉल्यूम चेंज कितना है। बोल के वॉल्यूम चेंज के लिए यानी कि 1 मोल का कितना वॉल्यूम था आइस का और 1 मोल कितना वॉल्यूम था वाटर का, ये मालूम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अदरवाइज आपको पता रहना चाहिए। देखो, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइस कितना होता है, 1 मोल आइस का वॉल्यूम कितना होता है। 1 मोल आइस यानी 1 मोल H2O ही तो है ना। मास 18 ग्राम है, लेकिन वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो 19.6 ml, या फिर आप इतना लीटर उसे कह सकते हो। और इसी तरह अगर हम मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर बात करें तो 1 मोल का बात कर रहे हैं, 1 मोल का मास तो यहाँ भी 18 ग्राम है। 1 मोल आइस 18 ग्राम, 1 मोल वाटर 18 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम की बात करोगे तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है थोड़ा सा, और वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, कम। यानी कि मेल्टिंग में आइस से वाटर बनते समय वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट किया ये मालूम चल जाएगा हमको यहाँ से, है ना। तो अब हम पी डेल्टा वी निकाल सकते हैं। तो प्रेशर तो हमको पता है 1 बार है, ये लिख लिया हमने। डेल्टा वी कैसे निकालें, बोलोगे कि एक गलती हो सकती है यहाँ पे, जो मैं बता दूं कि नहीं होनी चाहिए, वो गलती हो सकती है कि जब आप डेल्टा वी निकालते हो ना, दोनों वी तो आपको मालूम है, ठीक है। तो जब आप डेल्टा वी निकालते हो तो डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल तो ये है ना भाई, वाटर है ना फाइनल, तो वो तो मोलर वॉल्यूम 18 है और आइस का मोलर वॉल्यूम 19.6 ml था। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस 1.6 ml, या लीटर में निकालोगे, लीटर में, तो माइनस में आएगी, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, माइनस 0.0016 लीटर आएगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लीटर में रखा, तो प्रेशर बार में रखा और डेल्टा वी जो है लीटर में रखा। एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो आंसर मिला हमको बार लीटर में मिला, 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल। ये आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। 1 बार लीटर यानी कि प्रेशर वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो 1 बार कहीं ना कहीं जूल से रिलेटेड तो होगा पक्का, तो वो है रिलेटेड है 100 जूल से। तो देखो, जब आपने सॉल्व किया तो ये माइनस 0.0016 बार लीटर आया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो जूल में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने तुरंत इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया और ये माइनस 0.16 जूल आ गया। अच्छा, जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो 4.18 से डिवाइड करके यानी
0.16 डिवाइड बाई 4.18। तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो कैलोरी में भी सॉल्व हो जाएगा। देखो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो माइनस साइन बस ये बता रहा है कि वॉल्यूम कांटेक्ट कर रहा है। बाकी आपके सामने वैल्यू बार लीटर में भी है, जूल में भी है, कैलोरी में है। यूनिट कन्वर्जेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, तो ये बहुत ध्यान देना है, गलतियां हो जाती हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पॉइंट ये है कि देखो जो डेल्टा एच अगर हम कैलोरी में बात करें, ठीक है, ये जो डेल्टा एच है ना, वो मैं कैलोरी में अगर बात करूं पर मोल के लिए, तो वो 1437 था कैलोरी में पर मोल के लिए। लेकिन वही चीज जब आपने पी डेल्टा वी जब ये सॉल्व किया, इसकी वैल्यू जब आपने सॉल्व की, तो देखो बहुत कम आ रही है, वो तो -0.038 कैलोरी आ रही है। तो एक बहुत बड़ी वैल्यू में माइनस माइनस, हालांकि प्लस हो जाएगा ये, एक बहुत बड़ी वैल्यू में एक बहुत छोटी वैल्यू ऐड करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पी डेल्टा वी को यहाँ हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो पी डेल्टा वी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डेल्टा एच, इसीलिए पी डेल्टा वी को हम यहाँ इग्नोर कर देते हैं। अब जरा सोचो कि जब तुम पी डेल्टा वी को इग्नोर करोगे तो बचा फिर क्या? बोलोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू बचा। तो ऑलमोस्ट डेल्टा एच और डेल्टा यू इस प्रोसेस में बराबर आएगा, नियरली सेम आएगा। आगे बात करें अब हम सेम डेल्टा यू सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन ये डेल्टा एनआरटी को यूज करके। तो इस एक्सप्रेशन को यूज किया हमने। बताओ डेल्टा एन यहाँ क्या आएगा? बोलो गैस तो दोनों तरफ नहीं है ना, तो जब गैस दोनों तरफ नहीं है तो डेल्टा एन तो जीरो आ जाएगा ना। तो इस प्रोसेस का ये जो डेल्टा एन है, ये एक्चुअली एन नहीं है, ये डेल्टा एन है। तो ये प्रोसेस का डेल्टा एन क्या है? जीरो है। तो इसको जीरो पुट कर दोगे तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। तो डेल्टा एच फ्यूजन इस प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज बराबर आएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, वो है वर्क डन। इस 1 मोल आइस को पिघलाने में कितना वर्क करना पड़ा? तो वर्क डन आपको पता है माइनस पी डेल्टा वी होता है। पी डेल्टा वी आप सॉल्व कर चुके हो, वो है माइनस, अगर मैं कैलोरी में बात करूं तो -0.038, बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्क पॉजिटिव है। याद रखना, कंप्रेस करोगे वॉल्यूम को तो वर्क पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में, हमारे केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और अगर एक्सपेंड करोगे, वॉल्यूम एक्सपेंड करोगे, तो वर्क क्या मिलेगा? नेगेटिव। कंप्रेशन में पॉजिटिव, एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव, आपके सामने है। इसी तरह से मैं वेपोराइजेशन भी डिस्कस कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी पीछे मेल्टिंग डिस्कस किया। ठीक है, देखो वेपोराइजेशन प्रोसेस, बॉइलिंग जब आप करते हैं वाटर का तो वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपोराइजेशन प्रोसेस है 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 बार पे वो होता है। ठीक है, अगर मैं 1 मोल वाटर को वेपर में कन्वर्ट करूं तो जाहिर सी बात है हीट तो एब्जॉर्ब होगा। कितना हीट एब्जॉर्ब होगा? उसको हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, इसको क्यूपी कहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना। प्रेशर इसका क्या मेंटेन रखते हैं हम लोग? 1 बार। तो कांस्टेंट प्रेशर पे इस रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज होगा वो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। क्वेश्चन में उसकी वैल्यू आपको दी होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन की वैल्यू हमने किलो जूल में आपको दे रखी है पर मोल, और कैलोरी में दे रखी है पर मोल। ये वैल्यू आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये सब दिया रहता है। कहीं कहीं देखो 41 किलो जूल दिया रहेगा, तो कहीं कहीं ये 9720 लिख देंगे, 9730, तो वो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके क्वेश्चन में दे देते हैं। पॉइंट ये है कि मेरे को जब इस प्रोसेस का एंथैल्पी पता है तो मुझे इंटरनल एनर्जी निकालना है और वर्क निकालना है। कैसे निकालूं? तो देखो दो तरीके हैं, एक तो पी डेल्टा वी से और एक डेल्टा एन से। तो पहले हम पी डेल्टा वी देखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस तो हमको पता है, पी डेल्टा वी में पी भी पता है हमें, प्रेशर 1 बार। डेल्टा वी कैसे निकालें? जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि भाई इसका मोलर वॉल्यूम और इसका मोलर वॉल्यूम निकाल लो और उसका डिफरेंस जो है वो डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 1 मोल वाटर का वॉल्यूम 18 ml होता है। 1 मोल वाटर की बात हुई है, 18 ml। अच्छा, लेकिन अब हम यहाँ वाटर वेपर के साथ डील कर रहे हैं ना, राइट साइड में वाटर वेपर है और वो भी 373 केल्विन पे है। भाई बॉयल हुआ ना 100 डिग्री पे, तो वो जो वेपर प्रेजेंट है 100 डिग्री पे है, 373 केल्विन पे, तो उस वक्त उसका वॉल्यूम कितना है? यहाँ थोड़ा हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ हम थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। देखो एसटीपी कंडीशन आप जानते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, जो होती है 1 बार और 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। तो 1 बार तो है ही है प्रेशर कंडीशन, और अगर 273 केल्विन टेम्परेचर होता तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम नियरली 22400 ml होता है।
एक्चुअली वो 2270 होता है एग्जैक्टली, बट ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम ये वैल्यूज देखोगे तो ज़्यादातर बुक्स में मिलती हैं। तो 22.4 लीटर कह लो या 22400 ml कह लो, ये 1 मोल का गैस का वॉल्यूम है, लिक्विड का नहीं है, गैस का वॉल्यूम है। अब मेरे को क्या करना है, मैंने प्रेशर तो नहीं चेंज किया, प्रेशर तो उतना ही रहा 1 बार, बट टेम्परेचर मैंने 373 कर दिया। मतलब अब आपको समझना है कि प्रेशर तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है 1 बार, लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए। तो ऐसे में हम चार्ल्स लॉ यूज करते हैं, V1/T1 और V2/T2 इससे। तो V1/T1 V2/T2। अच्छा, T1 क्या है इनिशियली 273 केल्विन हम लेके चल रहे हैं, उस वक्त वॉल्यूम कितना लेके चल रहे हैं 1 मोल गैस का 2240, और T2 क्या है वो 373 पे है। तो V2 आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है इससे। तो ये हो जाएगा 30,605 ml, 373 केल्विन पे 1 मोल वाटर वेपर का वॉल्यूम आ गया। अब आप उसका डेल्टा वी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का मोलर वॉल्यूम आ चुका है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पी तो हमें पता ही है 1 बार है, डेल्टा वी जो है ये मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर, वाटर वेपर, मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, नेग्लिजिबल, देखो बहुत 18 तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, न के बराबर डिफरेंस आएगा, पर ठीक है मैं उस डिफरेंस को कंसिडर कर रहा हूँ फिलहाल। तो 30587 बार ml, प्रेशर बार में है, मैंने वॉल्यूम को ml में लिया है, तो इसकी यूनिट क्या आ रही है बार ml। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, अरे भी सुन रहे हो ना? तो बात ये है कि 1 बार लीटर इज इक्वल्स टू 100 जूल, इसी तरह 1 बार ml इज इक्वल्स टू 0.1 जूल। तो ये कन्वर्जन याद रखना है। तो ये बार ml में था, अब मैं जूल में चाहता हूँ कन्वर्ट करना, तो मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो डेसिमल आ गया, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया। और कैलोरी में कन्वर्ट करना जानते ही हो, ये जूल को जो है 4.18 से डिवाइड कर दो तो कैलोरी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ये जो बहुत एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, नियरली सेम वैल्यूज हैं, ठीक। अब मुझसे पूछा जाए कि भाई वर्क डन निकालो, तो वर्क मुझे पता है क्या है, माइनस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो लिखी और बाहर मैंने एक माइनस साइन लगा दिया, तो वर्क नेगेटिव में है और इसको मैंने कैलोरी में चेंज कर लिया। अब एक बात समझो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है तो वर्क नेगेटिव आ रहा है, देख रहे हो, और इससे पहले वाले वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वर्क पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। अब हम आते हैं डेल्टा एन वाले एक्सप्रेशन पे कि अगर हम डेल्टा एन यूज करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा। ठीक है, तो सुनो, डेल्टा एस हमको पता है, डेल्टा एन क्या है बताओ। बोल ये गैस है, यहाँ लिक्विड है, तो जब डेल्टा एन सॉल्व करोगे तो 1 आएगा ना, इधर गैस इधर नहीं है गैस, एनजीपी माइनस एनजीआर से, तो ये 1 आ गया। आर क्या रखेंगे, टी क्या रखेंगे, तो टी तो भैया कैल्विन में रखते हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, टी 373 कैल्विन है। आर की वैल्यू, तो अब यहाँ देखो, अगर तुम एनर्जीज को जूल में रखोगे तो आर 8.314 रखा जाता है, ठीक है। एनर्जीज को कैलोरी में रखोगे तो आर 2 रखा जाता है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है ये मैंने जूल में रखा है। देखो यहाँ पे 40.65 किलो जूल है ना वो, तो मैंने किलो जूल है तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लिया। मैंने जूल में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मैं आर को 8.314 रखने वाला हूँ, है ना। तो एनर्जी अगर जूल में रखे हैं तो 8.314 रखेंगे। एन डेल्टा एन की वैल्यू क्या है 1 है, टेम्परेचर कैल्विन में है, बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जूल में आ जाएगा और ये किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, उसको देखें। क्वेश्चन ये है कि हमको एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है। ये रिएक्शन, इसका डेल्टा एच गिवन है हमें, और ये रिएक्शन है। इसमें साफ मालूम चल रहा है कि ग्लूकोज जो सॉलिड फॉर्म में है उसका कंबशन करा रहे हो आप ऑक्सीजन के साथ CO2 और H2O गैस में। तो ठीक है, अब यहाँ पे गैस दी गई है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता, रिएक्शन लिख के नहीं दी होती तो मैं उसको लिक्विड लेता, बट यहाँ गैस दी है तो आप यहाँ गैस लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच है वो हमको डेल्टा एच दिया हुआ है -651 किलो कैलोरी, देखो ये ऊपर दिया है इधर, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसका डेल्टा यू सॉल्व करना है, रिएक्शन का हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, टेम्परेचर 17 डिग्री है। क्या दिमाग में आ रहा है, बोलोगे डेल्टा एस दिया है, डेल्टा यू सॉल्व करना है, डेल्टा एन आप निकाल सकते हैं, टेम्परेचर दिया है, तुरंत दिमाग क्लिक किया
कि भाई डेल्टा यू सॉल्व करना है, डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एन हम निकाल सकते हैं, आर गिवन है, आर पता ही है, और टेम्परेचर गिवन है। तो जल्दी से इसमें वैल्यूज को पुट करो। यूनिट्स का बस ध्यान रखना, वहीं गड़बड़ होती है। ये -651 किलो कैलोरी था, किलो कैलोरी। मैंने 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये जो है किस में चेंज हो जाए, कैलोरी में। ये किस में चेंज हो जाए, कैलोरी में। ठीक, डेल्टा यू सॉल्व करना है। अच्छा, डेल्टा एन यहाँ पे 6 कैसे आ रहा है भाई? बोलोगे देखो यहाँ पे 6 मोल गैस है, यहाँ भी 6 मोल, 12 मोल गैस हो गई, और यहाँ पे ये तो सॉलिड है, ये 6 मोल गैस है। तो 12 माइनस 6 कितना हुआ, 6 हुआ कि नहीं हुआ? तो डेल्टा एन यहाँ पे 6 है। याद रखना यहाँ पे वाटर H2O लिक्विड नहीं लिया है, क्वेश्चन में दिया ही है गैस, तो हमने गैस लिया है। अच्छा, आर में 2 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जब एनर्जीज को आप इसमें इनपुट कैलोरी में देते हैं तो आर की वैल्यू को आप क्या रखते हैं, 2, और जूल में जब एनर्जी यूज करते हैं तो आर को 8.314 रखते हैं, और ये टेम्परेचर आपने केल्विन में रखा। वैल्यूज आपने सॉल्व कर ली, ये कैलोरी में आ गया, 1000 से डिवाइड किया, किलो कैलोरी में आ गया। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ फिर से कि देखो, जब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं एनर्जी, और जब आप एनर्जी को जूल में पुट करते हो या सॉल्व करने की कोशिश करते हो इस फॉर्मूले में, तो आर आप क्या रखोगे, 8.314। ठीक है, और जब आप एनर्जी को रखते हो इसमें इक्वेशन में या फिर सॉल्व करते हो कैलोरी में, तो आर 1.98 यानी ऑलमोस्ट 2 रखोगे। और जब आप एनर्जी को डायरेक्ट किलो जूल में ही रखना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, तो आर को आप ध्यान देना 8.314 इंटू 10⁻³ यूज करोगे। आई होप आप इसको ग्रास्प कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन हमको दी गई है, और एबव रिएक्शन इज कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन हो रही है, हीट जो चेंज है वो इतना किलो जूल पर मोल NH2CN दिया है इतने केल्विन पे। यानी अगर इसका 1 मोल इस रिएक्शन में पूरी तरह कंबस्ट हो जाएगा, कंबस्शन ही दिखाई दे रहा है हमें, तो इस रिएक्शन में अगर ये पूरा 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा तो इतनी हीट रिलीज होगी, माइनस है इसलिए बॉम्ब कैलोरीमीटर में। कैलकुलेट दी चेंज इन एंथैल्पी। बोल के सर हीट रिलीज तो दिया ही हुआ है, तो ये एंथैल्पी क्यों पूछा है? तो याद रखो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्लोज्ड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसमें कोई पिस्टन नहीं लगा रहता कि वो एक्सपेंड करने के लिए या कंप्रेशन करने के लिए अलाउ करे। वो एक क्लोज्ड वेसल टाइप का होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर हम कोई रिएक्शन कराते हैं। अब वो जब रिएक्शन होती है तो या तो वो एनर्जी रिलीज करेगी या तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी। तो उस रिएक्शन की वजह से टेम्परेचर उस एनवायरनमेंट का क्या होगा, चेंज होगा। उसको हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, और टेम्परेचर चेंज मेजर किया हमने। और उसके बाद बॉम्ब कैलोरीमीटर की हमें एक बात पता होती है, वो है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी यानी कि पर डिग्री राइज में कितना हीट ये एब्जॉर्ब करती है, तो उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि उस रिएक्शन में कितना हीट निकला या लगा होगा। तो वो डेल्टा यू होता है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में मिलने वाली हीट को आप डेल्टा यू लेंगे, और एंथैल्पी पूछा है ना डेल्टा एच पूछा है, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा यू गिवन है, ये डेल्टा यू है। लेकिन देखना वो किलो जूल में है, हम किलो जूल में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है, आर आप 8.314 इंटू 10⁻³ पुट करेंगे। ठीक है, और डेल्टा एन आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है और ये गैस है। तो ये 1 और 1 यहाँ पे 2 मोल गैस है, और यहाँ पे 1.5 आ रहा है। तो यानी जब डेल्टा एन आप जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा एन की वैल्यू 2 माइनस 1.5 है ना, तो ये 0.5 आ जाएगा डेल्टा एन। और टेम्परेचर आपको पता ही 290 दिया हुआ है। वैल्यूज पुट करो, फटाफट सॉल्व करो। डेल्टा यू मैंने डायरेक्ट रख दिया किलो जूल में। तुरंत दिमाग में आना चाहिए आर क्या रखने वाले हो, 8.314 10⁻³ क्योंकि ये किलो जूल में रखा है मैंने। अगर मैं इसको जूल में रखता 1000 से मल्टीप्लाई करके तो मैं 8.314 रखता। ठीक है, डेल्टा एन 0.5 आपको पता है, टेम्परेचर पता है, पुट करो। ये पूरा किस में आने वाला है, किलो जूल में आने वाला है, किलो जूल में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। The enthalpy change
इस रिएक्शन का जिसमें N2 गैस H2 गैस रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया गैस बन रहा है। अच्छा, अगर रिएक्शन ऐसे दी हो ना प्लस करके राइट साइड में, तो इसका मतलब होता है एनर्जी निकल रही है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी आपके दिमाग में तुरंत इतना पढ़ने के बाद एक पिक्चर तुरंत बन जानी चाहिए थी कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो डेल्टा H माइनस 92.38 किलो जूल है। इस रिएक्शन का जिसमें कि 2 मोल क्या बन रहा है, अमोनिया, माइनस में लिया, ध्यान देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें सॉल्व करना है इसमें डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में माइनस डेल्टा U ऑफ दिस रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में। एक तो ये सॉल्व करना है। ऑल्सो कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक, व्हेन, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन 1.7 ग्राम अमोनिया इज फॉर्म्ड। ठीक, याद रखना, जब आप अमाउंट को चेंज करोगे तो एंथैल्पी चेंज होगा। अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। पहला पॉइंट तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई डेल्टा H माइनस डेल्टा U तो डेल्टा NRT के बराबर आएगा ना एक्सप्रेशन से, तो तुरंत सॉल्व हो गया। ये हमको सॉल्व करना था। डेल्टा N की वैल्यू आप निकाल लो, इसमें -2 आ रही है ना, ये 2 मोल्स हैं और यहाँ 3 और ये 1 4 मोल्स हैं, तो 2 - 4 -2। अच्छा, मैं जूल में सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैंने 8.314 रख दिया, टेम्परेचर मुझको दिया हुआ है, मैंने जूल में सॉल्व कर लिया। ये आंसर जूल में आ गया। किसका आंसर आ गया, डेल्टा NRT का, और ये डेल्टा NRT ही इसके बीच का डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब मैं डेल्टा U की वैल्यू निकालना चाहता हूँ इस रिएक्शन के लिए। बोलोगे क्या ज़रूरत है, बोलोगे डेल्टा H गिवन है इस रिएक्शन का, डेल्टा H गिवन है इस रिएक्शन का, ये इस रिएक्शन का देखो डेल्टा H गिवन था, है ना, ये -92.38, लेकिन मेरे को डेल्टा U सॉल्व करने को कहा है। तो बोलोगे इसी एक्सप्रेशन से हो जाएगा, क्या दिक्कत है, आप डेल्टा U को इधर शिफ्ट कर दो और डेल्टा NRT को उसके साथ ले आओ, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा NRT आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो फटाफट। देखो वैल्यूज कैसे पुट कर रहे हैं, वैल्यूज को कैसे पुट कर रहे हैं। ये जो डेल्टा H मैंने पुट किया है ना 92380, ये जूल में पुट किया है, मतलब ये जो वैल्यू है ना ये किलो जूल में, इसको मैंने जूल में रख दिया है। बात समझ में आ रही है। और डेल्टा NRT तो भैया मैंने अभी सॉल्व किया है, यहाँ पे देखो ये रहा, हाँ, लेकिन यहाँ देखो ये माइनस डेल्टा NRT है और डेल्टा NRT की वैल्यू खुद ही माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू साइन के साथ पुट करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक, अगर आपने वहां मिस्टेक की तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा फिर। तो ये आप देखो ये माइनस में रहेगा, लेकिन ये बड़ी वैल्यू है, ये प्लस में है, ये छोटी वैल्यू है, तो अल्टीमेटली आंसर माइनस में आएगा, इससे थोड़ा सा कम आएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कम आएगा। तो अब इस बात को समझो कि आपके पास डेल्टा H रिएक्शन का था, आपने डेल्टा H डेल्टा U का डिफरेंस निकाला, आपने डेल्टा U निकाला इस रिएक्शन के लिए जिसमें 2 मोल अमोनिया बन रहा है। ठीक, अब मैं चाहता हूं डेल्टा HF अमोनिया का निकालना। बोलोगे डेल्टा HF क्या है, ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो हमेशा, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर मोल डिफाइन होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी के बनने के लिए पर मोल डिफाइन होती है, यानी कि ये तो 2 मोल के लिए है ना, तो डेल्टा HF जो है वो 1 मोल के लिए होना चाहिए। तुरंत क्लिक करना चाहिए, मतलब इसका हाफ, तो मैंने 92.38 का हाफ कर दिया, बाकी साइन तो नेगेटिव रहेगा, एनर्जी निकल रही है, तो ये हो गया पर मोल। बहुत इजी है। ये 2 मोल के लिए था भाई, ये 1 मोल के लिए है, पर मोल है, निकल गया डेल्टा H फॉर्मेशन। डेल्टा U फॉर्मेशन भी निकल जाएगा, पर मोल के लिए तो निकालना है। तो आपने ये जो सॉल्व किया डेल्टा U, ये तो 2 मोल के लिए था ना, ये था किसके लिए, 2 मोल अमोनिया के लिए, बट आपको सॉल्व करना है डेल्टा UF फॉर्मेशन फॉर अमोनिया, ये होता है पर मोल, जूल पर मोल। तो वो जो 2 मोल की वैल्यू है ना डेल्टा U की, जो आपने यहाँ सॉल्व की है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 मोल के लिए सॉल्व हो गई, जूल में आ गई, किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया हमने। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में बोला है 1.7 ग्राम अमोनिया बन रहा है, उसके लिए बताओ आप। बहुत सीधा है, 1.7 ग्राम अमोनिया का मतलब समझते हो, 1.7 ग्राम जो है अमोनिया को मोल में कन्वर्ट करोगे तो 70 से डिवाइड करोगे। अरे भाई गिवन मास अपॉन मोलर मास 0.1 मोल, तो 1.7 ग्राम अमोनिया यानी 0.1 मोल अमोनिया।
0.1 मोल के लिए मेरे को हीट कैलकुलेट करने को कह रहा है, बहुत इजी है। 1 मोल के लिए जितना हीट इन्वॉल्व है 0.1 के लिए, उसको 0.1 मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल के लिए अभी यहाँ सॉल्व किए ना हमारी चीज़, देखो यहाँ पे डेल्टा एच सॉल्व किए ये 1 मोल के लिए, तो ये 1 मोल वाली वैल्यू हो गई अमोनिया के 1 मोल फॉर्मेशन के लिए। तो 0.1 फॉर्मेशन के लिए अमोनिया के लिए ये आंसर आ गया। ऐसा ही डेल्टा यू सॉल्व किए हम, ये 1 मोल के लिए सॉल्व किए, तो ये जो 1 मोल के लिए किलो जूल में है, यहाँ पे जूल लिखा हुआ है, तो जो ये किलो जूल में वैल्यू है 1 मोल के लिए है, तो 0.1 मोल के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सॉल्व। क्लियर है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए इसको। 0.5 ग्राम जो है ग्रेफाइट को हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक्सेस ऑक्सीजन के साथ बर्न करना शुरू किया। इस इक्वेशन से वो बर्न हो रहा है, ये ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट हो रहा है, बर्न हो रहा है, CO2 बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी निकल रही होगी इसमें कुछ ना कुछ इसका डेल्टा एच होगा। क्वेश्चन में वही निकालने को कहा गया है कि इसका एंथैल्पी निकालो, इसका डेल्टा एच निकालो। कैसे निकालें, तो सुनो, दिया है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम इतना टू इतना। अब यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर को हम कैसे यूज करते हैं, सुनो, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन है। आपने उसमें एक रिएक्शन कराई और रिएक्शन मान लो एक्सोथर्मिक है, जैसे कि ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएगी उसका, तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा आप उसको नोटिस कर लेंगे। और आपको हर बॉम्ब कैलोरीमीटर का अपना एक हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी यानी 1 डिग्री या 1 केल्विन अगर बढ़ना है तो कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की होगी। तो इस नॉलेज से हम कितनी हीट उसको मिली है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना बढ़ा इस पर नोटिस करो पहले, बोलोगे 2 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा, और हीट कैपेसिटी जो कैलोरीमीटर की है, और कैलोरीमीटर में जो भी कुछ है जो उसको ओवरऑल हीट कैपेसिटी है, वो इतना किलो जूल पर केल्विन है। मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब इतना किलो जूल हीट उसने एब्जॉर्ब की होगी, और यहाँ तो 2 केल्विन बढ़ा है, इसका मतलब कि एक्चुअल हीट जो उसने एब्जॉर्ब की है वो उसका जस्ट डबल है। और ये हीट आई कहाँ से, बोलोगे 0.5 ग्राम ग्रेफाइट से आई। तो इतनी बातों को सुनने के बाद हीट प्रोड्यूस्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, बोलोगे उसको हम पहले बात तो समझ लो, बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन है, यानी QV है वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, और वो इंटरनल एनर्जी का चेंज है, कहीं उसको डेल्टा यू से लिखते हैं कहीं डेल्टा ई से लिखते हैं, वो इशू नहीं है कोई, ठीक। कैसे निकालोगे, बोलोगे हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, कि भाई पर केल्विन पे कितना हीट उसने लिया, और चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से मैंने हीट कितनी मिली मालूम कर ली। बाकी अब उसको सॉल्व करेंगे, तो जब हमने सॉल्व किया तो देखो ये 8.207 किलो जूल था, 1000 से मल्टीप्लाई किया जूल आ गया, और 2 केल्विन जो टेम्परेचर बढ़ा उससे मल्टीप्लाई किया, तो इतनी हीट बॉम्ब कैलोरीमीटर ने अब्जॉर्ब की, यानी उस रिएक्शन ने दी। तो उस रिएक्शन ने दी तो वहां पे हम क्या उसको ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। रिएक्शन ने उतनी हीट दी और उतनी हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली बॉम्ब कैलोरीमीटर ने। अब ध्यान ही देना है कि वो हीट किसकी वजह से मिली है, 0.5 ग्राम ग्रेफाइट की वजह से मिली है, 0.5 ग्राम ग्रेफाइट की वजह से मिली है इतनी हीट। और मुझे सॉल्व करना है एंथैल्पी जो पर मोल होती है। अब यहाँ पे आप एक थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट का पहलू है, उसको समझो क्या है। देखो, मुझे इतना मालूम चल गया यहाँ पे कि 0.5 ग्राम जब ग्रेफाइट कंबस्ट हुआ है, उस वक्त जो हीट है मान लो वो x है, वो हमको मालूम चल चुका है वो x कितना है। इसको मैं फिलहाल x मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने क्या मान लिया, x। ये 0.5 ग्राम ग्रेफाइट से मिला इतना हीट। तो ये बताओ कि 1 ग्राम ग्रेफाइट से कितना मिलेगा भाई, तो बोलोगे x डिवाइड बाई 0.5। तो 1 मोल ग्रेफाइट यानी कि 1 मोल कार्बन कितना होता है, बोलोगे 12 ग्राम होता है, 1 मोल कार्बन 12 ग्राम होता है। तो वो कितना देगा, तो बोलोगे जो 1 ग्राम जितना हीट दे रहा है 12 ग्राम उसका 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा ये। तो इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन यानी कि 1 मोल कार्बन आप इस तरीके से निकालोगे कि इतना हीट दिया उसने, तो वही हमने किया है। देखो 1 मोल ग्रेफाइट मीन्स 12 ग्राम ग्रेफाइट। तो देखो मैंने क्या किया है कि ये जो x वाली वैल्यू थी ना, ये वैल्यू क्या थी x वाली, तो उस x वाली वैल्यू में 12 मल्टीप्लाई कर दिया और 0.5 से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से डिवाइड कर दिया, जूल आ गया, जूल में आंसर आ गया। ये क्या निकाला आपने, बोलोगे ये पर मोल निकाला हमने, ये 12 ग्राम ग्रेफाइट के लिए पर मोल वैल्यू निकाली।
अब ये डेल्टा यू है कि डेल्टा एच है, बोलोगे डेल्टा यू है, कैलोरीमीटर से निकाले हो ना ये डेल्टा यू, तो डेल्टा एच कैसे निकालोगे, बोलोगे उसके लिए डेल्टा एन निकाल के देखो तो जरा, बोलोगे ये तो सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, तो 1 - 1 तो 0 आ गया भाई। तो यानी कि यहाँ पे डेल्टा एन जो है, ध्यान से देखना, डेल्टा एन जो है वो क्या आ रहा है 0, और ऐसे में डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या आएगा बराबर, और वो यही वैल्यू है जो आपने सॉल्व की है, ठीक है ना। जब डेल्टा एन 0 आता है तो डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर आता है, और ये आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करिए। देखो 2 मोल CO और 1 मोल CO2 रिएक्ट करके 2 मोल CO2 बना रहा है, और इसका एंथैल्पी आपको दिया है माइनस में है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो 2 moles of CO and 1 mole of O2 are taken in a container volume 1 लीटर। इमेजिन करो कि 1 लीटर का कंटेनर है और उसमें 2 मोल CO है, 1 मोल O2 है, यानी 3 मोल गैसेस हैं फिलहाल। फिर दे कंप्लीटली फॉर्म 2 मोल ऑफ CO2, मतलब समझ रहे हो, वो जो 3 मोल गैसेस थी वो पूरी तरह रिएक्ट कर गई और वो 2 मोल में कन्वर्ट हो गई। वो तो यहाँ से मालूम चल ही रहा है ना कि 2 मोल ये और 1 मोल इसका जब पूरी तरह रिएक्ट करेगा पूरी तरह, तो ये 2 मोल CO2 में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि 1 लीटर का जो कंटेनर था उसमें पहले 3 मोल गैसेस थी, तो कुछ प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी। अब रिएक्शन के बाद केवल 2 मोल गैस रह गई है, गैस कम हो गई, प्रेशर कम हो जाएगा, और वही तो हुआ है कि इफ द प्रेशर इन द वेसल चेंजेस फ्रॉम 70 टू 40 एटमॉस्फेयर, प्रेशर चेंज की बात कर दी इन्होंने, लेकिन एक बात और की इन्होंने कि द गैसेस डिविएट एप्रिशिएबली फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बोले ये क्यों दिया है, ये क्यों दिया है, तो उसका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको समझो क्यों दिया है। देखो जब आइडियल बिहेवियर होता है तभी तो इसको यूज करते हो ना, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी को। तो ये तो कह रहा है कि नहीं एप्रिशिएबल डिविएशन है वहां पे, मतलब पी वी इक्वल्स टू एनआरटी वहां अप्लाई नहीं होगा, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एनआरटी जो अप्लाई करते हो वो भी नहीं अप्लाई होगा, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी से सॉल्व करते हो, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि गैस डिविएट कर रही है एप्रिशिएबली अपने आइडियल बिहेवियर से, तो इससे तो नहीं सॉल्व करोगे। तो जाहिर सी बात आप किसके शरण में हो, वो जो पीवी वाला रिलेशन है उसकी शरण में हो। तो देखो जल्दी से कैसे सॉल्व करें। देखो अब दिमाग में इतना तो आ गया कि हम क्या यूज करने वाले हैं, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। लेकिन यहाँ पे देखो वॉल्यूम कंटेनर का 1 लीटर हमने फिक्स किया हुआ है, उसके अंदर प्रेशर पहले कुछ था अब कुछ है, प्रेशर चेंज हुआ है, वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये देखो ये वॉल्यूम बाहर निकाल लिया और डेल्टा पी, यानी ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, ये डेल्टा यू और प्लस वी बाहर निकाल के डेल्टा पी, ये किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा एच के बराबर आ रहा है। वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व कर लो। हमको डेल्टा यू सॉल्व करने को कहा गया है, तो ये मैंने ट्रांसफर कर दिया इस तरफ, तो ये माइनस में आ गया। अब वैल्यू पुट करो, देखो ध्यान से, डेल्टा एच कितना दिया है -560 किलो जूल में है, ये ध्यान देना है, मैं डायरेक्ट किलो जूल में पुट कर रहा हूँ, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखो कि किलो जूल में है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ने से पहले देखो ध्यान से, 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना किलो जूल होता है, 0.1 किलो जूल, ये क्वेश्चन में दिया है ताकि आप तुरंत कन्वर्ट कर सकें। 1 लीटर एटमॉस्फेयर 0.1 किलो जूल है। ठीक, तो ये तो मैंने किलो जूल में पुट कर दिया, अब मैं इसको पुट कर रहा हूँ, वॉल्यूम कितना है कंटेनर का 1 लीटर, 1 लीटर। ठीक, अच्छा वॉल्यूम प्रेशर चेंज, देखो कई लोग इसमें क्या गलती करेंगे, प्रेशर चेंज निकालने में गलती करेंगे। भैया ये आप मत भूलिए, ये आप बिल्कुल मत भूलिए कि जो डेल्टा पी आप निकाल रहे हैं वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है। पी फाइनल क्या है 40, पी इनिशियल क्या है 70 एटमॉस्फेयर, तो 30 -30 एटमॉस्फेयर ये, यानी कि नेगेटिव में है, पॉजिटिव मत लिख देना वहां पे, लफड़ा हो जाएगा पूरा। तो ये लीटर में आ गया और ये किस में है एटमॉस्फेयर, तो भैया ये -30 लीटर एटमॉस्फेयर है और 1 लीटर एटमॉस्फेयर इतना किलो जूल है, तो मैं डायरेक्ट जो है लीटर एटमॉस्फेयर को इससे मल्टीप्लाई करके क्यों ना किलो जूल में चेंज कर लूं,
तो ये जो पूरा मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, ये एक्चुअली क्या बता रहा है, किलोजूल बता रहा है, तुरंत कन्वर्ट हो गया। तो ये किलोजूल में था और ये मैंने पहले लीटर एटमॉस्फेयर में आंसर निकाल के 0.1 से मल्टीप्लाई किया, किलोजूल में सॉल्व हो गया। बाकी आप सॉल्व कर लो। एक गलती हो सकती है, अगर आप इसको -30 के बदले +30 ले लेंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ लिक्विड मोलर वॉल्यूम 100 ml, 1 मोल लिक्विड है उसी का वॉल्यूम 100 ml है और उसको एडियाबैटिक कंटेनर में रखा गया है। एडियाबैटिक कंटेनर मतलब कि ना हीट एक्सचेंज नहीं होगी उसमें, ठीक है, अंडर 1 बार प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर जो है वो 1 बार है। द प्रेशर इज स्टीपली इंक्रीज टू 100 बार। प्रेशर 1 बार था लेकिन वो अचानक जो है 100 बार कर दिया गया। आपको पता है लिक्विड जल्दी कंप्रेस होता नहीं है, बट आपने 1 बार से 100 बार उसको कर दिया, यानी कि लिक्विड को आपने बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगा दी है, तो वो थोड़ा बहुत कंप्रेस होगा और यहाँ हो भी रहा है। तो जो आपने 100 बार मेंटेन किया 1 बार को बढ़ाने के बाद, उस 100 बार पर जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है वो 1 ml घट गया, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। डिक्रीज बाई 1 ml, मतलब 100 ml था, अब 99 ml बचा है। कैलकुलेट दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी, दोनों बात डेल्टा यू डेल्टा एच हमको दोनों सॉल्व करना है। हमको पहले ये समझ में आना चाहिए इसमें कि जो एडियाबैटिक वॉल का यहाँ पे जिक्र किया गया है उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा, इसीलिए डेल्टा यू और वर्क यहाँ बराबर आएगा। अब वर्क कैसे निकालें, तो वर्क निकालने के लिए आपको पता ही है कि भाई मैकेनिकल वर्क तो हमेशा ऐसे ही निकालते हैं ना, -P डेल्टा वी, यानी कि डेल्टा वी यानी V2 माइनस V1। यहाँ गलती करने वाले ये गलती कर सकते हैं कि P क्या रखा जाए, 1 एटमॉस्फेयर की 1 बार की 100 बार। देखो कंप्रेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, 1 बार की 100 बार, तो 1 बार से आपने प्रेशर बढ़ा के 100 बार किया तब कंप्रेशन शुरू हुआ। तो वो जिस कंप्रेशन जिसके अगेंस्ट हो रहा है वो तो 100 बार है ना, तो यहाँ प्रेशर 1 बार नहीं है 100 बार लिखोगे। और इनिशियल वॉल्यूम 100 ml था, फाइनल 1 ml कम हो गया 99 हो गया। ये माइनस तो बाहर है, ये भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +100। लेकिन यूनिट क्या है, बार ml, और 1 बार ml 0.1 जूल होती है, तो 0.1 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 जूल आ जाएगी। मतलब यूनिट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है भाई। 1 बार लीटर जो है वो 100 जूल होता है और 1 बार ml 0.1 जूल होता है। अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर लीटर 101.325 होता है, मतलब 100 नहीं होता, नियरली 100 के बराबर होता है, कैलकुलेशन में ले भी सकते हैं, बट ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पे, भाई वर्क तो निकाल लिए, डेल्टा यू उसके बराबर है, तो डेल्टा एच कैसे निकाला जाए भाई। बोले यहाँ तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो आप क्यों ना इसको इसी फॉर्म में ले लो, प्रेशर वॉल्यूम चेंज वाले फॉर्म में, डेल्टा P2 V2 माइनस P1 V1 वाले फॉर्म में, और वैल्यूज को पुट कर दो। वैल्यूज पुट करते समय यूनिट्स का बहुत ध्यान देना है। मैं बता दूं कि देखो ये प्रेशर क्वेश्चन में बार में दिया है, वॉल्यूम ml में दिया है, तो ये बार ml में सॉल्व होने वाला है, ये पूरा बार ml में सॉल्व होने वाला है। अच्छा, तो क्यों ना मैं इसको बार ml में लिख दूं, बोलो। तो मैं डेल्टा यू की वैल्यू 10 जूल नहीं लिखूंगा, 100 बार ml लिखूंगा। ठीक है, देखो डेल्टा एच सॉल्व करना था, डेल्टा यू मैंने 100 क्यों लिखा, ये जूल में नहीं है भाई, ये बार ml में, मैंने पहले बता दिया आपको 100 बार ml है ना, क्योंकि मैं इसको ही बार ml में तो सॉल्व कर रहा हूँ ना। देखो P2 कितना है, इनिशियल फाइनल प्रेशर कितना है, 100 है, फाइनल वॉल्यूम 99 रह गया, 1 ml घट के, इनिशियल प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेयर, फाइनल प्रेशर कितना है, सॉरी फाइनल दिस इज व्हाट, P2 V2 P1 V1, हाँ वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1, आपने वैल्यूज को पुट किया, आपने सॉल्व किया 9900, ये बार ml में आंसर है। और आपको पता है कि 1 बार ml 0.1 जूल होता है, तो 0.1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 990 बचेगा, जूल में आ गया आंसर। तो ये जूल बार ml में इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए, और साथ में ऐसे क्वेश्चन में डेल्टा यू डेल्टा एच का आपस में रिलेशन क्या है, वर्क क्या है, ये सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनल एनर्जी चेंज इन दी कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्साइट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू एरागोनाइट फॉर्म इज इतना। बात को समझो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आप देख रहे हो ना,
कैल्शियम कार्बोनेट जो आप देख रहे हो उसके दो फॉर्म्स हैं, एक है कैल्साइट फॉर्म और एक है एरेगोनाइट फॉर्म। ठीक, अब कैल्साइट से जब एरोगोनाइट बन रहा है तो उस वक्त उसका डेल्टा यू इन्होंने दिया है प्लस .21 किलो जूल, ये दिया है इन्होंने। अच्छा, कितना कैल्साइट आपने यूज किया है, बोलोगे 1 मोल। अच्छा, कैल्साइट तो कैल्शियम कार्बोनेट ही है ना, तो 100 ग्राम यानी, तो जब आप 100 ग्राम कैल्साइट को 100 ग्राम एरागोनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेल्टा यू की वैल्यू है। आपको डेल्टा एच सॉल्व करने को कहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, प्रेशर ये मिसप्रिंट है थोड़ा, ये 1 बार है, यहाँ पे 1 बार लेना है। डेंसिटी आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पोर्शन पे आने से पहले मैं एक लॉजिक आपको समझा रहा हूँ, उस लॉजिक का इंपॉर्टेंस है। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए जेई में आ सकते हैं, लेकिन नीट में न्यूमेरिकल ना सॉल्व के इसका क्वालिटेटिव जो ट्रिकी पॉइंट है वो पूछा जा सकता है। सुनो क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, आप जानते हो है ना। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो डेल्टा वी पॉजिटिव आता है। जब ये पॉजिटिव आएगा तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो डेल्टा यू में कुछ ऐड होगा तब तो डेल्टा एच के बराबर आएगा वो, यानी यहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा आएगा। अच्छा, यही अगर डेल्टा वी जो है ये अगर नेगेटिव आ जाए, बोलोगे नेगेटिव कब आएगा, कंप्रेशन में नेगेटिव आएगा, तो उस वक्त आप देखोगे तो डेल्टा यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा मिलेगा। अब दिमाग में बिठा लो, अगर वॉल्यूम बढ़ा ऐसे प्रोसेस में, डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा यू से ज़्यादा आएगा। साइन को छोड़ दो, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड डेल्टा यू से कम आएगा। तो ये लॉजिक था इसका। अब बोल के आपने क्यों बताया इस लॉजिक को, तो देखो ध्यान से, डेंसिटी दी गई है इसमें, ये कैल्साइट की डेंसिटी हो जाएगी और ये एरागोनाइट, देखो देखो डेंसिटी बढ़ रही है ना, तो लॉजिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या नोटिस किया हमने कि डेंसिटी इस प्रोसेस में इंक्रीज की, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज किया, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज किया होगा भाई। भाई मास तो उतना ही है ना, 100 ग्राम 100 ग्राम, डेंसिटी बढ़ी यानी वो और कंप्रेस हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज किया, तो ये लॉजिक है। वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब समझ रहे हो, डेल्टा भी नेगेटिव आएगा, और डेल्टा भी नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा यू से कम आएगा। बिना सॉल्व किए हमने इतना पोर्शन गैस कर लिया, नीट के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बिना सॉल्व किए गैस कर लिया, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे। भाई ये तो क्लियर हो चुका है कि हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, डेल्टा एच डेल्टा ई या यू कह लो और पी डेल्टा वी। तो देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है ना 1 बार, तो प्रेशर कांस्टेंट लिया है, डेल्टा वी बस चेंज हो रहा है। बोले लेकिन वॉल्यूम चेंज तो दिया ही नहीं है। अरे भैया निकाल सकते हैं, देखो डेंसिटी दी गई है और 1 मोल का मास 100 ग्राम होता है। आपको ये बात पता है कि मास पता है, डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा ना, और वॉल्यूम का फिर चेंज निकाल लेंगे। तो हम वही करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि प्रेशर हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 1 बार, मैं उसको एसआई यूनिट में चेंज कर रहा हूँ। किसमें, एसआई यूनिट, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को एसआई यूनिट में सॉल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ एसआई यूनिट में। तो सुनते जाओ, देखो 1 बार कितना पास्कल होता है, 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। तो प्रेशर तो मालूम चल गया, डेल्टा वी कैसे सॉल्व करें, बोलो फाइनल एरागोनाइट का वॉल्यूम निकाल लो, इनिशियल कैल्साइट का वॉल्यूम निकाल लो, और इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो। अब वॉल्यूम कैसे निकालें, भाई 100 ग्राम दिया है ना, 1 मोल दिया है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम होता है ना मोलर मास, तो 100 डिवाइड बाई इसकी डेंसिटी, ये ग्राम में है, ये ग्राम पर सीसी में है, तो ये पूरा वॉल्यूम सीसी में आ गया ना एरागोनाइट का, 100 ग्राम एरागोनाइट का वॉल्यूम सीसी में आ गया। इसी तरह से ये 100 ग्राम कैल्साइट का वॉल्यूम सीसी में आ गया। डिफरेंस निकाल लिए, सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में, आपको आंसर मिल गया। इस क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वैल्यू है, इसको हमको मीटर क्यूब में चेंज करना है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 सीसी जो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है, ठीक। तो ये मैंने 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई किया, मीटर क्यूब में सॉल्व किया। बोलोगे मीटर क्यूब क्यों लिया सर आपने, बोलोगे जब आप पास्कल लोगे एसआई यूनिट, तो मीटर क्यूब भी तो एसआई यूनिट लेना पड़ेगा ना। अब वैल्यूज को पुट करते हैं फटाफट, देखो डेल्टा एच डेल्टा ई और पी डेल्टा वी। डेल्टा ई कितना पुट किया मैंने, 0.21 इंटू 10⁻³ क्यों रखा मैंने, बताओ। बोलेगे क्योंकि ये 0.21 किलो जूल में था, और मैं इसको किस में पुट कर रहा हूँ, जूल में, ये जूल में मैंने रख दिया। और पी डेल्टा वी जूल में कैसे आएगा,
जूल उसकी एसआई यूनिट है, प्रेशर की एसआई यूनिट ले लो, वॉल्यूम चेंज की एसआई यूनिट ले लो, जूल में आंसर आ जाएगा पी डेल्टा वी से। तो अगर आप प्रेशर को पास्कल में लेते हो और आप वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेते हो तो ये तुरंत आपको जूल में आंसर दे देगा। तो ये हो गया जूल में डेल्टा ई का वैल्यू और ये हो गया पी डेल्टा वी का। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। ये 2 के बाद डेसिमल गलत लिखा हुआ है, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा, ये 209.72 है जूल में, और किलो जूल में जब सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल दो बार यहाँ खिसक जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा 0.2, मतलब 1 2 और 3 0.2, ये किलो जूल में आंसर आ जाएगा। तो ये डेसिमल 2 के बाद नहीं है, 9 के बाद है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए अ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट। एक नॉन आइडियल गैस कह दी है, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हम डेल्टा एन आर टी नहीं यूज कर सकते। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, और देखो इसमें सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक, अच्छा इस प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू उन्होंने 30 एटमॉस्फेयर लीटर दी है, और चेंज इन एंथैल्पी पूछा है, वो भी एटमॉस्फेयर लीटर में ही पूछा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो हमको समझना है वो ये समझना है कि हम ये नहीं यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू NRT हम यूज नहीं करेंगे। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NRT हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आइडियल तो है ही नहीं ना भाई, ये तो नॉन आइडियल गैस है। यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो पिक्चर क्लियर होगी कि हमारे दिमाग में आना क्या चाहिए, कौन से एक्सप्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो डेल्टा एच सॉल्व करना है, डेल्टा यू गिवन एटमॉस्फेयर लीटर में। तो यहाँ पे देखो प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है ना, हालांकि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, बट हमको तो इस एक्सप्रेशन टेम्परेचर है नहीं कहीं भी, तो पी और वी से मतलब है। और डेल्टा पी वी निकालना हो एक साथ, तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन सबसे बेस्ट है। तो डेल्टा यू की वैल्यू मैंने रख दी जो क्वेश्चन में दी है 30 एटमॉस्फेयर लीटर, और पी टू फाइनल प्रेशर, वी टू फाइनल वॉल्यूम, और P1 इनिशियल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम। सॉल्व किया तो 44 एटमॉस्फेयर लीटर आ गया, मतलब डेल्टा यू 30 था, 14 और बढ़ गया और डेल्टा एच हो गया। ये आई बात समझ में। अब इसमें अलग एक पहलू है, देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, आपका आंसर आ गया 44 एटमॉस्फेयर लीटर, इतना सा क्वेश्चन था, इजी था। बट मैं इसमें आपको और पहलू समझा रहा हूँ। देखो ये जो एक्सप्रेशन अभी आपके सामने आया, क्या ये एक्सप्रेशन सही है? क्या ये एक्सप्रेशन सही है? बात को समझो। मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी कि जब हम पीवी को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आता है पी डेल्टा वी, वी डेल्टा पी और डीपी डीवी के बराबर। मैंने कहा था कि ये वैल्यू इतनी छोटी होती है आइडियल गैस के केस में कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और आइडियल केस में हम केवल इतना लेके चलते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा, नॉन आइडियल में ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे वही बात है कि ये एक्सप्रेशन जो है इसमें तो केवल इतना लिया गया है, इसको इग्नोर कर दिया गया है। क्या ये सही है? बोलोगे हाँ सही है, आइडियल केस में इतना लेंगे तो ये सही आंसर देगा, बट ये नॉन आइडियल है, इसके लिए ये सही नहीं है। तो फिर सही क्या है जो कि इस पर बेस्ड है? यानी जब आप पीवी का चेंज निकालोगे तो पी डेल्टा वी डेल्टा पी और डेल्टा पी डेल्टा वी पर डिपेंड करेगा, साथ में ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। बात को समझना, आइडियल के केस में ये नेग्लिजिबल आएगा, लेकिन नॉन आइडियल के केस में ये अप्रिशिएबल होगा। और यहाँ मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि कैसे। देखो जो ये पीवी का डेल्टा है ये तो आपने बड़ी आसानी सॉल्व कर लिया, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन से, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। बट समझो पीवी का जो ये चेंज है उसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, पी डेल्टा वी कॉम्पोनेंट है, वी डेल्टा पी कॉम्पोनेंट है, डेल्टा पी डेल्टा वी कॉम्पोनेंट है। आई बात समझ में? अब मैं इनको अलग अलग निकाल रहा हूँ। मैंने पहले पी डेल्टा वी निकाला, पी इनिशियल प्रेशर डेल्टा वी निकाल लिया मैंने, और ये आ गया 4 एटमॉस्फेयर लीटर। फिर मैंने निकाला वी डेल्टा पी, वी इनिशियल वॉल्यूम, और ये प्रेशर का चेंज, ये आ गया 6 एटमॉस्फेयर लीटर। और थर्ड कंपोनेंट डेल्टा पी डेल्टा वी, प्रेशर का चेंज, वॉल्यूम का चेंज, ये आ गया। देखो 30 से वो 44 हुआ, यानी 14 बढ़ गया था ना। देखो कहाँ से बढ़ा था, 4 यहाँ से, 6 यहाँ से, 4 यहाँ से, मिलाकर कितना बढ़ा था 14। मतलब कि डेल्टा पी डेल्टा वी ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप देखो तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 44, और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 4,
यानी कि ऑलमोस्ट वो 10% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है, कम नहीं है ना। याद रखना ये इग्नोर होता है आइडियल में, यहाँ इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। फिलहाल ये कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आपको याद दिला दी जाए। मैं आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैं बड़ी मेहनत करके आपके डाउट्स को कंपाइल करके लेटेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न है सिलेबस को एनालाइज करके मैं लेक्चर तैयार करता हूँ कि कुछ कमी ना रह जाए। हालांकि कोई चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, कमी तो कुछ ना कुछ रह जाती है, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको एक जगह एक ही बार में बहुत कुछ सीखने को मिले और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने मन से देखो अगर कि डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर से बेनिफिट मिल रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है। वीडियो आप जितना शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में उतना अच्छा है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छा काम करूँगा। ठीक, मतलब ये मेरा थर्ड वीडियो है और आप मेरे पहले वीडियो से थर्ड वीडियो तक देख सकते हैं कि कितना इम्प्रोवाइज हो रहा है, और भी मैं मेहनत करूँगा, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है। ठीक, आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अरे भाई थोड़ा टाइम लगेगा, शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे तो मोटिवेशन हाई रहेगा ना। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पुट कर सकते हैं और मैं उनको कंपाइल करके अपने रेलिवेंट लेक्चर्स में रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। मुझे कैसे मालूम चलता है कि कहाँ कहाँ डाउट आ सकता है? भाई आप ही लोग बताते हो ना उसको, तो आप डाउट्स बताते रहो, मैं अच्छे लेक्चर्स बनाता रहूँ। हाँ, और इसी उम्मीद के साथ ऑल